वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज ऋषि यादव एंड यू आर वाचिंग ब्रोज गाइड टू सरकारी। मैं आपको बता दूं कि ये लेक्चर मैं बाय द वे थर्ड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि 2 बार जब मैंने कोशिश करा लाइव आने का तो मैं 15-20 मिनट बोलता रहा, चीज़ें लाइव चलती रही और अचानक से वो 15-20 मिनट वाली क्लिप गायब ही हो जाती है। लाइक अगर आप लास्ट लेक्चर देखेंगे तो स्टार्टिंग की उसमें 2 मिनट की क्लिप गायब है। अब ये OBS जो लाइव है या तो कुछ रेंडर नहीं कर रहा है या फिर मुझे इसका यूज़ करना नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम है, बट बाय द वे प्रॉब्लम हो रही है। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 4 द मुगल 16 to 17th सेंचुरी। बाय द वे अब मैं ये इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उम्मीद है कि वीडियो एंड तक रिकॉर्ड होगी। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग थर्ड 3 चैप्टर्स कर चुके हैं। हम लोग पूरा दिल्ली सल्तनत है उसको फिनिश कर दिया था, खत्म कर दिया था, सारी चीज़ें समझ ली थी। और दिल्ली सल्तनत के बाद हमने एकदम एंड में देखा था किसको, इब्राहिम लोदी को। क्या हमने इब्राहिम लोदी को देखा था? और वहाँ पे हमको पता चला था कि ये जो व्यक्ति था ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था अपने नोबल्स की, और जब वो नोबल्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था तो नोबल्स क्या करते हैं कि इनवाइट कर देते हैं। जो दौलत खान लोदी हैं वो क्या कर देते हैं, वो इनवाइट कर देते हैं एक व्यक्ति को जिसका नाम होता है बाबर, और उससे कहते हैं कि यहाँ पे आके जो इब्राहिम लोदी है उसको क्या करो, उसको हटा दो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बाबर यहाँ पे आते हैं, हटा देते हैं। बट दौलत खान लोदी ये सोच रहा था कि बाबर आएंगे हटा देंगे, उसका बढ़िया हम रूल करेंगे, बट वो ऐसा नहीं करते हैं। जब बाबर यहाँ पे आते हैं तो फिर वो रूल ही करना स्टार्ट कर दे, इस बात को समझिए। तो चलो फिर पहले बैकग्राउंड देखेंगे चैप्टर, तो सारी चीज़ आपको क्लियर होगी लास्ट चैप्टर की। अगर आपने नहीं देखी तो मैं पहले यही गुजारिश करूंगा कि पहले आप पुराने वीडियोस देख लीजिए, है ना। और ऐसा होता है कि क्लास जो 6th है वो पूरा एंशियंट हिस्ट्री है, क्लास 7th है पूरा हम लोग का मेडिवल इंडियन हिस्ट्री है, और जो क्लास 8th है वो हम लोग का पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। तो अगर आप वीडियोज़ को लाइन से देखते चले आएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ क्यों हुई, उसके क्या रीजन्स थे। बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम कभी भी कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ लेंगे तो दिक्कत होगी। ओके, तो उम्मीद है कि इससे पहले आपने 3 वीडियोस देख लिए होंगे। तो एंड ऑफ लोधीस एंड राइज ऑफ मुगल, तो देख लेते हैं कि लोधीस का एंड कैसे हुआ और मुगल्स का राइज कैसे हुआ। तो बैकग्राउंड की बात करते हैं, लोधी डायनेस्टी वाज द लास्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। कि लोधी डायनेस्टी लास्ट रूलिंग डायनेस्टी थी। आपको पता है लोधी अफगान्स थे। लोधीस के बारे में एक बात याद रखिए कि वो लोग कलेक्टिव लीडरशिप पे फोकस करते थे, लोधी नहीं, अफगान्स। अफगान्स किस पे फोकस करते थे, कलेक्टिव लीडरशिप पे, कि जो राजा के बराबर जो किंग है वो जो है वो नोबल्स के बराबर ही होगा, जो एलिट्स है उन पीपल के बराबर ही होगा, हम लोग साथ में क्या करेंगे, रूल करेंगे। बट दिक्कत ये होती है कि स्टार्टिंग के जो दो होते हैं, एक बहलोल लोधी होता है और एक निजाम खान सिकंदर लोधी होता है, वो तो बढ़िया से फॉलो करते हैं कि जो उनके एलिट्स होते हैं, जो उनके नोबल्स होते हैं, उनकी अच्छी खासी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके डिसीजन में हेल्प लेते हैं। बट ये व्यक्ति बोलता है कि नहीं भाई साहब, हम ही यहाँ के करता धरता है, सारा का सारा काम हम करेंगे, जो अफगान ट्रेडिशन है उसकी वैल्यू नहीं करता। अब आप ये अफगान ट्रेडिशन की वैल्यू नहीं करोगे, और ये चाहता था एब्सोल्यूट किंगशिप के, सारा का सारा रूल इसी के अंदर है, सारी की सारी पावर इसके अंदर रहे। इसी वजह से होता ये है कि वही है कि नोबल्स दौलत खान लोधी बुला लेते हैं किसी को, बाबर को, और वो इन पे आके यहाँ पे लड़ाई होता है, बैटल ऑफ पानीपत। आपको पता होगा कब होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है 1526 में, और वहाँ पे बाबर आके इंडिया में मुगल डायनेस्टी की स्थापना कर देते हैं। और इससे पहले निजाम खान सिकंदर लोधी पढ़ लीजिए, ठीक है। और इससे पहले बहलोल लोधी पढ़ दीजिए। बहलोल लोधी का आपको बस टाइम पीरियड याद रखना है 1451 से लेकर 1489, मतलब टाइम पीरियड तो याद रखना ही है। बाकी याद ये रखिए कि स्किल्ड डिप्लोमेट था, सपोर्ट कर रहा था अफगान नोबल्स को, वही जो किंगशिप का जो नियम है सबको, कलेक्टिव किंगशिप का, उसको फॉलो करता था कि हम लोग सब साथ में रूल करेंगे। इंपॉर्टेंट ये याद रखो कि बहलोल लोधी क्या करता है, इन 1479 टाइम पीरियड याद रखना, 1479 में डिफीट कर देता है सरकी रूलर्स ऑफ जौनपुर। अब जो सरकी डायनेस्टी है वही जौनपुर सल्तनत है। तो जो सरकी रूलर्स थे उनको डिफीट कर देता है कौन, ये जिसके हम लोग बात करते हैं बहलोल लोधी। कब कर देता है, 1479, याद रखिए। सरकी डायनेस्टी इंपॉर्टेंट क्यों है और सरकी डायनेस्टी है क्या, बात मानिए मेरी, मतलब बात समझिए। जब दिल्ली सल्तनत कोलैप्स हो जाता है, दिल्ली सल्तनत एकदम खत्म होने वाला होता है, तो उस टाइम पे मतलब जब भी वीक पड़ा दिल्ली सल्तनत, तो उस टाइम पे 5 मेजर रीजनल किंगडम आते हैं। उनमें से गुजरात था, एक कश्मीर था, एक हमारा जौनपुर सल्तनत था, और होम्स थे, और एक और बेसिकली था, मुझे अभी नेम याद नहीं आ रहा। तो वो 5 जो रीजनल किंगडम आते हैं वही आके क्या करते हैं, वही आके मतलब राइज करने लगते हैं। उनमें से एक था सरकी, तो उसी की हम लोग बात कर रहे हैं। और ये जौनपुर काफ़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस था, इसीलिए हम लोग याद रखें कि जो जौनपुर पे इनकी विजय होती है ना, जीत होती है, तो इनका जो नॉर्थ इंडिया में कंट्रोल बहुत प्यारा हो जाता है, बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है। इसी वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखें कि सरकी डायनेस्टी पे बेसिकली अपना रूल कर लेते हैं कब, 1479 में। ओके, और क्योंकि जौनपुर भैया अपनी वेल्थ, कल्चर और लड़ने के लिए जाना था, जौनपुर में भाई सीखने के लिए बहुत बहुत दूर दूर से आते थे लर्निंग करने के लिए। कल्चर यहाँ का बहुत ही अलग कल्चर था, बहुत ही प्यारी सिटी थी, बहुत ही सुंदर सिटी थी जौनपुर की। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ओके, और जब ये इन्होंने ये सारी चीज़ें करी तो होता है क्या है कि भाई इन्वाइट कर दिया जाता है और इनको ख़त्म कर दिया जाता है, किसको, बाबर को।
सॉरी बाबर को नहीं, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना इब्राहिम लोदी, उसको खत्म कर दिया जाता है। बाय द वे एक बात याद रखना कि ये जो सिकंदर लोदी, इसका रियल नेम निजाम खान था, ये टाइटल लेते हैं सिकंदर लोदी का। और एक बात ये रखो कि ये मोस्ट पावरफुल रूलर थे किसके, लोदी डायनेस्टी के। ये सेकंड रूलर थे। ये फर्स्ट याद रखिए बहलोल लोदी, सेकंड रखिए सिकंदर लोदी, थर्ड रखिए इब्राहिम लोदी। तीन ही प्रोमिनेंट हैं, तो इन्हीं तीनों के बारे में आपको याद रखना है। थोड़ा ये भी देख लेना कि निजाम खान फोकस करते हैं किस पे, एग्रीकल्चर और ट्रेड पे। और वही अफगान से नॉर्मल चीज़ें से बात करते हैं, पोलाइट टॉक करते हैं, सारी चीज़ें जो वो बोलते हैं उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं और उसी के हिसाब से रूल करते हैं। सेम चीज़ ये भी कर रहे थे, बट इस व्यक्ति को थोड़ा सा लगा अकेले अकेले जब हमारा रूल चल रहा है हमारे बाप दादा का, तो आप कौन होते हो भैया, आप लोग की बात क्यों सुनी जाए। तो इसने ये सोचा, तो भैया फिर सोचा तो खत्म हो गया, दिक्कत है ना। थ्योरी ऑफ किंगशिप देखो, जान लो कि थ्योरी ऑफ किंगशिप क्या है, जो कि मैं आपको बताया कि अफगान पोलाइट थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी बिलीव रहता है किंग वॉज इक्वल टू नोबल्स एंड चीफ, कि जितने भी चीफ्स और नोबल्स थे उनके बराबर होता था कौन, अफगान का जो किंग होता था वो। बट इस चीज़ को किसने नहीं माना था, जरा कमेंट करके मुझे बता दीजिए। इब्राहिम लोदी लास्ट वाले ने, है ना। द सुल्तान वॉज एक्सपेक्टेड टू कंसल्ट नोबल इन डिसीजन मेकिंग, जब भी सुल्तान कोई भी डिसीजन लेगा, बड़ा डिसीजन लेगा, तो एक बार वो कम से कम नोबल से बात करेगा इसके बारे में कि यार ये डिसीजन लेना चाहिए, इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो पावर बेसिकली शेयर्ड होती थी, ऐसा नहीं था कि सारी की सारी पावर एक ही व्यक्ति के अंदर है, तो ये चीज़ नहीं होती थी। बट इब्राहिम लोदी यही करता है। ओके, नोबल्स और देमसेल्फ एज अ पार्टनर्स इन रूल, इसकी वजह से जो नोबल्स क्या करते थे, वो देखते थे कि हाँ यार कम से कम मैं रूल कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारी बात सुनी जा रही है, एक एक बात पे फोकस किया जा रहा है। अफगान ट्रेडिशन के हिसाब से जो किंगशिप का रूल था उसमें यही होता था। बट इब्राहिम लोदी ये चीज़ नहीं करता है, तो उनको लगता है यार ये तो हमें बहुत ह्यूमिलेट कर रहा है। साथ ही वो क्या करता था, इनको पनिशमेंट भी दिया करता था। ह्यूमिलेट तो करता ही था, साथ में पनिशमेंट भी दिया करता था। ठीक है, इसी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने बुला लिया। तो द सिस्टम वर्कड अंडर बहलोल एंड सिकंदर बट फील्ड अंडर इब्राहिम, की जो सिस्टम है बढ़िया काम करा बहलोल लोदी के अंडर, सिकंदर लोदी के अंडर। बट जो इब्राहिम लोदी जी आए तो उनके टाइम पे ये सिस्टम काम नहीं करता है, मतलब वो इस सिस्टम को नहीं रखते हैं। ओके, अब लोदी डायनेस्टी क्यों फॉल हुई, वही तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ अफगान थ्योरी ऑफ इक्वलिटी की वजह से, एंड इब्राहिम आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट सॉरी माफ करिए, इब्राहिम आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट रूल, क्योंकि इब्राहिम का आइडिया था कि पूरा का पूरा वो अकेले ही रूल करेगा, वो इब्राहिम का आइडिया था। तो उसकी वजह से, और जो अफगान थ्योरी की इक्वलिटी थी, मतलब जो अफगान थ्योरी थी ऑफ इक्वलिटी, उसको फॉलो नहीं किया गया। और इब्राहिम जो चाहता था वो क्या चाहता था कि वो एब्सोल्यूट रूल करे, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुए। ठीक है, डिसयूनिटी अमंग अफगान नोबल्स वीकेंड द स्टेट। जब डिसयूनिटी मतलब है कि यूनिटी में नहीं रहेंगे, तो जो नोबल्स हैं, जो अफगान नोबल्स हैं, वो तो पैसे ही, जो स्टेट है आपका कमजोर हो जाएगा, तो स्टेट कमजोर हो जाता है। लैक ऑफ लॉयल्टी इन द आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब भैया ये जो आपके नोबल्स है ये आपकी बात नहीं सुन रहे, तो जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भैया लॉयल्टी की कमी आ जाएगी, आर्मी ठीक से नहीं चलेगी। तो बाबर इसी चीज का फायदा उठाता है। बाबर को पता चलता है कि ये सारी कमियां हैं, तो बाबर इस चीज का फायदा उठाता है। बाबर ऐसे नहीं आता है, सुनिए मेरी बात। बाबर को बेसिकली इनवाइट करता है कौन, दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी जो कि गवर्नर था उस टाइम पे पंजाब का, इनवाइट करता है बाबर को और कहता है कि इब्राहिम लोधी को खत्म कर दो। बट बाबर जो आए थे वो इस हिसाब से आए थे कि भैया हम यहाँ पे स्थापना करेंगे मुगल डायनेस्टी की, है ना, मुगल डायनेस्टी की। तो बस इसी वजह से बाबर यहाँ पे आते, तो वो लौटते नहीं है दौलत इसको हरा के, इब्राहिम लोधी को, वो यहाँ पे बस जाते हैं। इस बात को याद रखिए। देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। चलो रिकॉर्ड तो हो रहा है भाई, जैसा दिखा रहा है ये। राइज ऑफ मुगल्स की अगर बात करें तो 1526 बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। वही बात है कि 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जो बाबर होते हैं वो इब्राहिम लोधी को हरा देते हैं। द यूज ऑफ गन पाउडर, आर्टिलरी, डिसिप्लिन कैवलरी ये बाबर एन एडवांटेज। इन चीज़ों का फ़ायदा उठा के बाबर को ज़्यादा फायदा मिल गया। और साथ में बाबर ने कैनन्स का यूज़ करा, मतलब तोपों को अगर सबसे पहले किसी ने यूज़ करा तो किसने करा, बाबर ने। इस बात को याद रखेंगे इंडिया में। द डिफीट ऑफ इब्राहिम लोधी मार्क द एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत। जब इब्राहिम लोधी हार जाता है तो हम लोग को पता चल जाता है कि दिल्ली सल्तनत का जो एंड है वो आ गया है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इट ऑल्सो मार्क द बिगनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर इंडिया। कि अब भैया दिल्ली सल्तनत का रूल खत्म हो रहा है, तो ये भी तो याद रखो कि बिगनिंग हो रही है किसकी, मुगल एम्पायर की इंडिया में। तो ये भी याद रखिए कि जब बेसिकली इब्राहिम लोधी हार जाते हैं तो दो चीज़ें होती है, दिल्ली सल्तनत खत्म, मुगल डायनेस्टी स्टार्ट। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। The Lodi dynasty fall due to a conflict between Afghan egalitarian believe in that। वही बात है, जो अफगान एग्लिटेरियन जो चीज़ें थी वही बिलीव करते थे कि सारे लोग इक्वल हैं, किंगशिप का रोल वगैरह। तो उस चीज़ की वजह से ये जो डायनेस्टी है फॉल करती है, क्योंकि इब्राहिम लोधी चीज़ को नहीं मानते हैं। वो जो यकीन करते हैं वो करते हैं एब्सोल्यूटिज्म, मतलब इसका मतलब होता है कि पूरा का पूरा एब्सोल्यूट पावर, पूरी की पूरी ताकत हमारे अंदर रहनी चाहिए। लीडिंग टू बाबर्स विक्ट्री इन 1526 एंड राइज ऑफ मुगल्स। अब इसी की वजह से क्या होता है कि बाबर जीत जाता है 1526 में और राइज हो जाता है किसका, मुगल्स का। जब सिस्टम लैंड रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें तो बैकग्राउंड की अगर बात करें तो रिड्यूस्ड, ये जो, अब सुनो मेरी बात सुनो, ये चीज़ें खत्म हो गई।
अब जो जब्त सिस्टम है लैंड रेवेन्यू, इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना है। बाय द वे इसको हम अकबर के अंडर पढ़ सकते थे, बट हम लोग इसको थोड़ा अलग से पढ़ लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। क्या होता है जब्त सिस्टम? जब्त सिस्टम बेसिकली काइंड ऑफ एक लैंड रेवेन्यू है जिसको इंट्रोड्यूस किया था अकबर ने, डिफाइंड इज फाइनेंस, और इसको रिफाइन किया गया था। इसकी फाइनेंस मिनिस्टर याद रखेंगे, नेम याद रखेंगे, राजा टोडरमल। राजा टोडरमल इसको रिफाइन करते हैं, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे किनके? अकबर के। इट वॉज पार्ट ऑफ अकबर फेमस धासाला सिस्टम 10 ईयर एवरेज। तो ये जो चीज थी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी? जब सिस्टम, ये पार्ट था किसका? अकबर के फेमस धासाला सिस्टम का। धासाला सिस्टम बेसिकली क्या होता था कि 10 ईयर का जो एवरेज होगा वो आपसे लिया जाएगा, है ना, इस बात को याद रखिए। प्रोड्यूस का ये चीज थी। हाउ इट वर्क? लैंड वॉज मेजर्ड, के लैंड को पहले मेजर किया जाता है, सर्वेट किया जाता था कि कितने बीघा है, कितनी है, 4 कैटेगरीज में डिफाइन कर देते थे। या तो अच्छी है, या मिडिलिंग है, मतलब मिडिल है एकदम बीच में, या तो गंदी है, या तो एकदम बंजर है। तो इन 4 कैटेगरीज में देख लिया जाता था, उसके हिसाब से एवरेज मांगा जाता था। रेवेन्यू फिक्स्ड ऑन द एवरेज प्रोड्यूस ऑफ द लास्ट 10 ईयर, के रेवेन्यू फिक्स होता था कि आपका जो पिछले 10 साल में जो एवरेज आया है उतना आपको देना पड़ेगा। इस हिसाब से इनका रेवेन्यू फिक्स हुआ करता था। इसी को बोलते हैं दहसाला। दहसाला मतलब 10 साल, तो ऐसे याद रख लो, ठीक है। फार्मर्स क्या करते थे? कैसे पेड़ देते थे? नॉट क्रॉप्स, के फार्मर भैया क्रॉप्स नहीं देते थे बल्कि पैसे दिया करते थे। इंश्योर्ड स्टेबल इनकम ऑफ द स्टेट, इसकी वजह से क्या होता था कि जो स्टेट की इनकम है वो स्टेबल रहा करती थी, ठीक है। इम्पैक्ट की बात करें तो क्रिएट यूनिफॉर्म साइंटिफिक सिस्टम अक्रॉस द एम्पायर, तो ये क्रिएट कर देता है एक यूनिफॉर्म साइंटिफिक सिस्टम पूरे एम्पायर पे, मतलब पूरे एम्पायर में ये चीज़ क्रिएट कर देता है, क्योंकि कैश यहाँ पे फ्लो हो रहा है ना, उस चीज़ की बात करिए, उस चीज़ को समझिए कि यहाँ पे बढ़िया कैश की बात हो रही है। आपके 10 साल का एवरेज लो, तो ये सारी की सारी चीज़ें पहले से फेक हैं, तो एक आपको स्टेबल चीज़ें देखने को मिले, एक साइंटिफिक सिस्टम देखने को मिला, यूनिफॉर्म, जो कि सही चल रहा है, ठीक है। इनकरेज मोनेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, पीजेंट्स हैड टू सेल क्रॉप्स एंड टू पे कैश, ठीक है। पीजेंट को भैया क्रॉप्स बेचने पड़ते थे ताकि वो कैश दे पाए, है ना। तो मोनेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हमको देखने को मिलता है। बेसिकली वही है कि इंसान एग्रीकल्चर से अब पैसे कमाने लगा था। पहले इंसान जो एग्रीकल्चर करता था, खेती करता था, वो अपने घर के लिए करता था, बहुत ज़्यादा होगा तो पड़ोसी के लिए कर लेगा। बट अब जो इंसान कर रहा था वो किस लिए कर रहा था? ताकि वो इस जो चीज़ें उनको बेच पाए, है ना। ये चीज़ प्रॉब्लम्स, इस जो जब सिस्टम है इसमें प्रॉब्लम क्या आई वो देख लेते हैं। हैवी बर्डन ऑफ पीजेंट ड्यूरिंग फेमाइंस, कि जब फेमाइंस हुआ जाता था, भुखमरी हो जाती थी या फसल वगैरह नहीं होती थी, तो उस टाइम पे इन पे बहुत बोझ पड़ जाता था कि अब भैया हम प्रोड्यूस कहाँ से दे, अब हम पैसा कहाँ से दे, तो उस टाइम पे दिक्कत हो जाती थी। लोकल ऑफिसर्स ऑफन एक्सप्लॉइटेड फार्मर्स, जो लोकल ऑफिसर्स हुआ करते थे ना, जैसे जमींदार हो गए, बड़े बड़े जो नेता लोग हो गए उस टाइम के, तो वो लोग क्या करते थे, वो फार्मर्स की ऐसी तैसी किया करते रहा करते थे। कभी यहाँ से लूट लिया, कभी वहाँ से लूट लिया, कभी ज़्यादा कर्जा दे दिया, कभी कर्जा के जाल में फंसा लिया, तो ये सारे काम भी इनके साथ हुआ करते थे। तो जो लोकल ऑफिसर्स हुआ करते थे ना, वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाया करते थे, है ना। अब वही बात है कि सारे लोग जब भी रूल करेंगे तो कोई तो घूसखोर होगा, कोई तो करप्शन वाला व्यक्ति होगा। तो ये जो लोकल ऑफिसर्स हुआ करते थे वो ये काम किया करते थे, और जो एक्सप्लॉइट करते थे, मतलब इनके साथ प्रताड़ना करते थे, मतलब इनको गलत तरीके से ट्रीट करते थे। ओके, तो जब्त का याद रखो, जब्त मतलब होता है मेजरमेंट प्लस कैश रेवेन्यू प्लस फेयरनेस अटेम्प्ट। ओके, कि सबको बराबर देना पड़े। कैश रेवेन्यू, मेजरमेंट वही बात है। तो वो सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर रहे थे कि सबसे पहले मेजर करा जाता है। उसके बाद हमने बोला कैश रेवेन्यू कैसे देना है, क्योंकि आपको क्रॉस में देना नहीं है, कैश देना है। कैसे देना है? 10 ईयर के फिक्स्ड एवरेज पे। और दूसरी बात फेयरनेस के सबके साथ चीज़ें इक्वल रहे। अब हम लोग देख लेते हैं मनसबदारी सिस्टम क्या होता है। इसका मतलब होता है रैंक एंड आर्मी। अब देखो इस बात को समझो, ये स्टार्ट किया था अकबर ने 1571 में। याद रखो मतलब याद रखो, प्लीज़ 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 इस चीज़ को मत भूलिएगा। कोई अगर पूछे कि मनसबदारी सिस्टम किसने स्टार्ट करा, अकबर ने, कब? 1571 में। बिल्कुल मत भूलिएगा। एवरी ऑफिसर मनसबदार होता था, मतलब उसके पास एक रैंक का होल्डर होता था, मतलब उसके पास एक रैंक होती थी, ठीक है। अब जात क्या होती थी? जात होती थी पर्सनल रैंक, सैलरी और स्टेटस। जात बेसिकली बताती थी कि आपकी पर्सनल रैंक कितनी है, सैलरी और स्टेटस क्या है आपका। सवार बेसिकली घुड़सवार समझ लो कि एक व्यक्ति के बाद कितने घुड़सवार हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि आपकी पर्सनल रैंक मान लेते 2000 है, मतलब ऐसी एग्जाम्पल के लिए समझ लो। तो आपकी पर्सनल रैंक कितनी है, कम ज़्यादा वो हो सकती है, सैलरी कम ज़्यादा हो सकती है, स्टेटस कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड। और फिर एक चीज़ ये भी होती थी कि आपके पास सवार कितने, आपके पास आपको कितने घोड़ों का ख्याल रखना है, 10 घोड़े, 100 घोड़े, 500 घोड़े, तो वो सारी चीज़ें भी होती थी। किसी के पास सवार ज़्यादा हो सकते थे, फिर भी उसकी पर्सनल रैंक कम हो सकती थी। किसी के पास पर्सनल रैंक ज़्यादा हो सकती थी, फिर भी उसके जो सवार है उसको कम हो सकते थे। सुनो मेरी बात, कि किसी के पास जो सैलरी है वो कम मिलती होगी, पर उसको ज़्यादा घोड़े मेंटेन करने हुआ करते होंगे, और किसी को कम घोड़े मेंटेन करने हुआ करते होंगे, फिर भी उनको ज़्यादा सैलरी मिलती होती। तो ये दोनों वाइस वर्सा वाला काम यहाँ हमको देखने को मिलता था, ठीक है। मनसबदार 2000 जात, 10,000 सवार, हाई नोबल। वही बात है कि जो मनसबदार के पास 2000 की जात है, मतलब पर्सनल रैंक है बेसिकली, और उसके पास कितने हैं, 1000 सवार हैं, तो वो एक हाई नोबल हो गया। मस्ट कीप
1000 हॉर्समैन। वही बात है कि एक मनसबदार जिसकी 2000 जात है और 1000 सवार है, तो उसको कम से कम 100 हॉर्समैन को देखना पड़ेगा। ठीक, सेम चीज जो मैं आपको बताया। बाय द वे इसके बारे में थोड़ा भी नीचे भी हमको देखने को मिलेगा, तो तब पढ़ लेंगे। ओके, नोवेल्स वर ग्रेडेड फ्रॉम 10 to 10,000 जेट के नोवेल्स उनको ग्रेड कर दिया जाता था कि आप 10 से लेकर 10,000 के जात के बीच में जो आपकी रैंक है वो दी जाएगी। हॉर्सेज आर ब्रांडेड, उन पे हॉर्सेज पे दाग लगा दिया जाता था। बाय द वे मुझे ये बताना कि दिल्ली सल्तनत में हम देखे थे कि ये दाग को किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ था। बेसिकली दाग लगाना मार्केट रिफॉर्म्स का अगर कुछ हिस्सा था तो जरा अगर आपको याद आ रहा है ऐसा कुछ था, या किसी और चीज़ का था, तुगलक्स में आया था, खिलजीस में आया था, या उससे पहले स्लेव्स में आया था, तो ये बताओ ये दाग और ये चेहरा क्या है। तो याद रखो, दाग बेसिकली एक ब्रांड हुआ करता था जो कि घोड़ों पे लगा दिया करता था, घोड़ों पे लगाया जाता था। अब घोड़ों पे दाग लगा दो तो पता चल जाएगा कि जो घोड़ा है वो कहाँ से है, कैसा है, क्या, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी काइंड ऑफ दाग से, या फिर घोड़े की पहचान हो जाती थी। सोल्जर्स रजिस्टर, चेहरा, चेहरा मतलब होता है कि फेस, फेस से इंसान का क्या होता है, सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो चेहरा उस टाइम पे आइडेंटिटी कार्ड की तरह यूज़ हुआ करता था, ताकि हम लोग को पता चल जाए कि फ्रॉड ना हो, कि ये व्यक्ति अभी सैलरी ले गया दोबारा आ गया। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती थी। ओके, बाकी कुछ तो है ही नहीं। इंटीग्रेटेड सिविल प्लस मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, इम्पैक्ट यही पड़ा कि अच्छा सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन रहा है लोग का, अच्छे से ये सारी चीज़ संभाल पा रहे थे। प्रिवेंटेड हेरिडिटी नोबिलिटी, अब ये नहीं था कि आप अगर कर रहे हो तो आपका बेटा भी करेगा, ये सारा नहीं था। रैंक्स वर नॉट परमानेंट, कि रैंक आपकी परमानेंट नहीं होगी, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो बढ़ जाएगी, गलत काम करोगे तो घट जाएगी। एम्पर कोड प्रमोट और डिमोट, वही है कि एम्पर या तो प्रमोट कर सकते थे या फिर रैंक को डिमोट कर सकते थे। नोबल्स बिकेम डिपेंडेंट ऑन एम्पर, इसी वजह से नोबल्स हो गए वो क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए एम्पर पे। इसी वजह से लॉयल्टी इंश्योर्ड बट कॉस्ट रिसेंटमेंट, वही बात है कि लॉयल तो लोग रहेंगे, बट वही बात है कि थक जाएंगे या फिर हो सकता है कि विवाद कर दे बाद में जाके। लेटर एम्परर जैसे औरंगजेब ओनवर्ड फेस्ड करप्शन, फेक सोल्जर्स एंड फाइनेंशियल स्टेट, तो बाद में जाके जब औरंगजेब जैसे लोग आए, जब औरंगजेब जैसे रूलर्स आए, तो उनको ये सारी चीज़ों का जो है ना वो चीज़ें देखनी पड़ी कि यहाँ पे उनके यहाँ पे फेक सोल्जर्स आ जाते थे, फाइनेंशियल स्ट्रेन देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें भी हमको याद रखनी है। ठीक है, तो मनसबदारी सिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं जागीरदारी सिस्टम। ओके, जागीरदारी होती है लैंड असेसमेंट, ठीक है, लिंक विद मनसबदारी, बिल्कुल मनसबदारी की तरह है। नोबल्स वर पेड नॉट इन कैश बट थ्रू जागीर, के जो नोबल्स हैं उनको कैश नहीं दिया जाता था बल्कि जागीर दिया जाता था। जागीर मतलब होता है लैंड रेवेन्यू रेट, कि ये जो जमीन है इससे आपका जो भी रेवेन्यू मिलेगा वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वर्किंग कैसी होती थी देख लेते हैं इसकी। वर्किंग, जागीरदार कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम पीसेंट इन हिज जागीर, कि जागीरदार क्या करता था, जो रेवेन्यू है, जो पीजेंट्स है ना, जो मतलब वहाँ पे वर्कर्स हैं, उनसे पैसे लिया करता था अपनी जागीर के। जैसे जागीर में मुझे ये जगह मिली तो इस जगह के मैं पैसे लूंगा वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उनसे। ठीक है, यूज इट टू पे टू सोल्जर टू मेंटेन हिज हाउस होल्ड, अब ये जो क्या करता था जागीरदार, ये अब ये जो पैसे है वो पे कर देगा किसको, सोल्जर्स को, ताकि वो मेंटेन कर पाए अपने घर को। ठीक है ना। जागीर फॉर टेम्परेरी एंड ट्रांसफर, वही बात है कि जो जागीर है वो भी टेम्परेरी है, कि आपको कुछ समय के लिए ये जागीर दी जाइए, बट अगर आप सही काम करेंगे तो ठीक है, सही काम नहीं करोगे तो आपको छोटी जागीर पे ट्रांसफर कर देंगे या बड़ी जागीर पे, वो डिपेंड करता था कि आप कैसे काम कर रहे हो। ठीक है, कि वही बात है कि अगर आप जागीर टाइम टू टाइम चेंज करते रहोगे तो एक व्यक्ति कहीं पे पावर बिल्डअप नहीं कर पाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये जागीर 20 साल से एक ही व्यक्ति के पास है, तो उसका तो यहाँ पे भपका हो गया होगा, तो वो यहाँ पे क्या कर सकता है कि एक पावर अपनी बना सकता है और बाद में जाके बहुत सारी चीज़ें हड़ताल भी कर सकता है। हड़ताल इन सेंस के मतलब लड़ाई भी कर सकता है, अपोज भी कर सकता है ना, ओपोनेंट बन के आ सकता है। तो ये चीज़ें ना हो, इसी वजह से टाइम टू टाइम इनको चेंज किया जाता था रोटेशन के अकॉर्डिंग। ओके, इम्पैक्ट, तो इंश्योर्ड नोवेल्स वर टाइड टू एम्परर फॉर सर्वाइवल, इम्पैक्ट ये पड़ा कि जितने भी नोवेल्स थे वो बेसिकली एम्परर पे डिपेंड हो गए अपने सर्वाइवल के लिए, कि अगर उनको जीना है तो उनको एम्परर की बात माननी पड़ेगी। ठीक है, ये इम्पैक्ट रहा। स्प्रेड मुगल अथॉरिटी अक्रॉस प्रोविंसेस, अब जो भी प्रोविंसेस बेसिकली वही पार्ट समझ लो, जैसे आज के स्टेट है उस टाइम पे प्रोविंस हुआ करते थे, तो उसमें मुगल अथॉरिटी काफ़ी फैल जाती है ना प्रोविंसेस में भी। प्रॉब्लम्स की बात करें तो जागीरदार एक्सप्लॉइटेड पीजेंट हेवीली, अब वही जागीरदार जो थे वो पीजेंट्स को अच्छे से एक्सप्लॉइट करते थे। अब उनको पता चल गया कि भैया इस जागीर से मैं पैसा चाहिए, उन्होंने कहा ये सुनो इतना पैसा हमको कल से कल चाहिए, उन्होंने कहा नहीं देंगे, उन्होंने कहा तो तुम्हारी ज़मीन तो हमारी है ही, इनको मारेंगे पीटेंगे और फिर मतलब बहुत तरीके से इनको टॉर्चर करेंगे ताकि आप हमको पैसा दो। तो जागीरदार क्या करते थे, पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा हैविली क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। अंडर औरंगजेब शॉर्टेज ऑफ जागीर, टू मैनी नोबल्स, टू लिटिल लैंड क्राइसिस, औरंगजेब के टाइम पे ये हुआ कि जो जागीर है उसकी कमी पड़ गई, क्योंकि नोबल्स बहुत सारे हो गए थे और ज़मीन बहुत कम थी, कि लेने वाले हैं भैया 1000 लोग और ज़मीन है सिर्फ 100, तो इंसान कैसे बटाएगा। तो ये बात समझ लो, तो उस टाइम पे ये औरंगजेब के टाइम पे प्रॉब्लम आती है। लीड टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर इन 18th सेंचुरी, इसी वजह से जो मुगल पावर है वो खत्म होने लगती है 18th सेंचुरी के टाइम पे। ओके,
जागीरदार बस ये याद कर लो, जागीरदारी सैलरी इन द लैंड फॉर्म, की भैया जमीन के टाइम पे आपको सैलरी मिली, मतलब जमीन के टाइप पे आप समझो ना कि जमीन है ना, वहां से आप जितना पैसा निकाल पाओ, तो वही टाइप, ठीक है। और रोटेटेड टू प्रिवेंट फ्यूटिलिज्म, वही बात है कि आप एक जगह पे आके अपना पूरा कब्जा ना कर लो, इसी वजह से रोटेट रहती थी कि आपको यहाँ से ट्रांसफर भी कर सकते हैं और आपकी जागीर को कम ज़्यादा चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। बाकी ये देख लेना एक बार टेबल, आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये भी देख लो, जब तो मतलब होता है मनी सिस्टम, मनसबदार मतलब होता है पावर और रैंक, रैंक प्लस आर्मी याद रखिएगा। जागीरदार मतलब होता है पेमेंट सिस्टम, जिसको लैंड सैलरी बोलते हैं। लैंड सैलरी बेसिकली सैलरी दी जा रही है लैंड के फॉर्म में, वही तो है। जागीरदारी क्या होती है ये भी देख लीजिए, जागीरदारी भी देख लीजिए। पेमेंट सिस्टम होता है लैंड सैलरी, टुगेदर दे फॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन ऑफ मुगल एम्पायर। अब ये सारी चीज़ें साथ में क्या बनाती थी, ये जो मुगल एम्पायर है ना, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन बनाती थी। अब बैकबोन मतलब होता है कि ये स्ट्रॉन्ग बना, बैकबोन है कि आपकी पूरी बॉडी को सपोर्ट करती है। तो मुगल एम्पायर को सपोर्ट करने के लिए ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अब कैसे इंपॉर्टेंट थी वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। दिस इवेंचुअल ब्रेकडाउन एक्सप्लेन्स मुगल डिक्लाइन, ठीक है। अब जब ये टूटने लगती हैं चीज़ें, तो ये साफ साफ बताता है कि मुगल डिक्लाइन क्यों हुए, क्योंकि ये चीज़ टूटने लगती है। पहले तो ठीक चल रही थी, अब ये जो जागीरदारी प्रॉब्लम, मनसबदारी वाली और जब्त वाली प्रॉब्लम देखी, वो तीनों की तीनों औरंगजेब के टाइम पे देखो। औरंगजेब भी आपको पता होगा कि प्रोमिनेंट रूलर में से सबसे लास्ट वही था, उसके बाद तो आते हैं लेटर मुगल्स, बट वो कुछ काम के नहीं होते हैं और वो मतलब टाइम पास के लिए आते हैं, समझो, है ना। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बैकग्राउंड दे चुके थे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टाइम पीरियड आपको पता ही है, बाबर और उनके बीच में लड़ा गया, याद है, चलो ठीक है। दिल्ली सल्तनत आपको पता है काफ़ी वीक हो गई थी लोधीस के टाइम पे। अफगान नोबल्स वर एंग्री, सही बात है कि अफगान नोबल एंग्री थे, देख चुके थे। बाबर, याद ये रखो कि बाबर रूलर था कहाँ का, काबुल का। बाबर बाबर कहाँ का रूलर था, काबुल का, ये बात याद रखिए। डिसेंडेंट था, बेसिकली वही बात है कि ये जो व्यक्ति था, ये व्यक्ति, इसके अंदर दो लोग का खून था, एक तो गेंगिस खान का, एक तैमूर का। दोनों व्यक्ति अच्छे। तैमूर के बारे में मुझे लगता है कि शायद एनसीईआरटी में था नहीं इतना, या फिर शायद इस चीज़ को मैंने आपको क्योंकि पुराने चैप्टर में नहीं पढ़ाया ज़्यादा, मुझे याद है ना। इसको हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे तैमूर को, और फिर हम लोग मंगोल्स को भी डिस्कस करेंगे, तो आपको गेंगिस खान भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तैमूर की तरफ से अगर देखो तो ये था फादर साइड से, मतलब फादर के साइड से देखो तो ये तैमूर के डिसेंडेंट था, और मदर के साइड से देखो तो ये गेंगिस खान का डिसेंडेंट था। कौन, बाबर। तो बाबर रूलर था काबुल का, और वही बात है कि भैया ऐसे बड़े लोग का अगर इसके अंदर खून है तो आदमी तो वैसे ही नेता होगा, है ना, अलग पैदाइशी नेता, ये समझ लो काइंड ऑफ। बाबर वांटेड टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग किंगडम इन इंडिया, बाबर चाहता था कि इंडिया में बढ़िया स्ट्रॉन्ग किंगडम एस्टैब्लिश करा जाए। बाबर ऑल्सो वांटेड टू रिक्लेम टेरिटरी दैट वंस बिलोंग टू तैमूर, की जो टेरिटरीज कभी तैमूर की हुआ करती थी उनको भी बेसिकली क्या चाहता था, बाबर चाहता था कि उन पे भी हम लोग क्या कर पाए, रिक्लेम कर पाए। रिक्लेम मतलब समझते हो कि उसको हम लोग दोबारा से अपने अंदर वापस ले लें, है ना। तो फोर्सेस एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, बाबर हैड अ स्मॉल, वही बात है कि बाबर के पास सिर्फ 40,000 की आर्मी होती है, इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख की होती है, बट फिर भी हार जाते हैं, क्योंकि जो बाबर यूज़ करता है कैनन्स का यूज़ करता है, तोपों का, गन पाउडर का, और अच्छी आर्टिलरी का फायदा भी ऊपर लोग से सारी चीज़ों को डिस्कस किए हैं। मिलिट्री स्ट्रेटेजी की बात करें तो बाबर यूज रहा तुगल नामा स्ट्रेटेजी, वही होता है कि बाबर क्या करता है कि ऐसी ये आर्मी होती है, आगे जाती है और यहाँ पे घेर लेती है, काइंड ऑफ घेरा बना लेती है, चक्री को काइंड ऑफ समझ लो, तो उसको बना लेती है, उसी को हम लोग बोलते हैं तुलुगमा स्ट्रेटेजी। वायदा भी अगर आप इसके बारे में देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे देख लीजिएगा, 4-5 मिनट की आपको कोई वीडियो मिलेगी तो वो क्लियर आपको बता देंगे। वायदा वे इतनी नीड है नहीं। डिवाइडिंग इज आर्मी इनटू सेक्शन, ये जो इससे होता क्या था, तुगलमा वायदा वे नीचे है इसके बारे में, तब इसको ज़्यादा बेटर तरीके से देख लेंगे। ही यूज फील्ड आर्टिलरी प्रोटेक्ट कार्ड्स आर टाइड विथ लेदर रोप्स, कि भैया फील्ड का आर्टिलरी का अच्छा खासा यूज़ करता था। जो कार्ड्स होते थे, कार्ड मतलब जानते हो ना, जैसे कि रथ, उन सारी चीज़ों को लेदर रोप से बांध दिया करता था ताकि घोड़े वगैरह अच्छे से भागे, वो सारी चीज़ें देखता था। इब्राहिम लोदी फॉलो ट्रेडिशनल वॉरफेयर मेथड, और जो इब्राहिम लोदी था वही बात है कि इब्राहिम लोदी जो भी फॉलो कर रहा था वो पुराने जो तरीके चले आ रहे थे हमेशा से, उन्हीं को फॉलो कर रहा था, क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये जो बाबर उसके पास इतना अच्छा आर्टिलरी सिस्टम होगा, वो जानता होगा कि सारी चीज़ों को, गन पाउडर वेपन्स को कैसे यूज़ किया जाए। गन पावर को पहली बार ये यूज़ करता है, कैनन्स को पहली बार यूज़ करता है बाबर, तो इस बात को याद रखिए, ठीक है। कैनन्स को यूज़ करने वाला पहला व्यक्ति बनता है ये बाबर इंडिया में। कोर्स ऑफ द बैटल, जो कोर्स होता है कहाँ होता है, पानीपत, जो कि पानीपत कहाँ पे है, नॉर्थ ऑफ दिल्ली में, याद रखेंगे, मतलब याद रखेंगे, ठीक है। पानीपत कहाँ है, नॉर्थ ऑफ दिल्ली। बाबर्स आर्टिलरी कॉस्ट पैनिक अमंग इब्राहिम लोदी एलिफेंट, की जो पावर की आर्टिलरी होती है इसकी वजह से जो इब्राहिम लोदी के हाथी होते हैं बड़े बड़े, उनमें बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है, वो इधर उधर भाग जाते हैं, अफगान सोल्जर्स भाई फंस जाते हैं, और उनको उनके ऊपर काफ़ी तरफ से अटैक किया जाता है, और आखिर में जो लोधी है इब्राहिम लोदी, उसको मार दिया जाता है। आउटकम क्या होता है कि बाबर पहला बैटल जीत जाता है, दिल्ली सल्तनत हार जाती है, मुगल स्टार्ट कर देते हैं इंडिया में रूल, मतलब मुगल्स का स्टार्टिंग हो जाती है इंडिया में। दिल्ली एंड आगरा केम अंडर बाबर कंट्रोल, याद रखो ये चीज़ कि दिल्ली और आगरा बाबर के कंट्रोल में आ जाती है।
बाकी ये तो सारी चीज़ें वही लिखी है। द विक्ट्री वॉज ड्यू टू बेटर मिलिट्री टेक्नोलॉजी, की जो बेटर मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी किसके पास थी? बाबर के पास। इंटरनल वीकनेस जो थी वो तो आपको पता ही, ऊपर में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, बाबर का पूरा नाम क्या था? अच्छा, बाबर के बारे में, अच्छा बाबर के बारे में पढ़ना शुरू तो कर दिया हमने। चलो बाबर के बारे में हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम लोग मुगल रूलर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें। तो बाद में देख लेता हूँ वीडियो चल रही है या नहीं। तो चलो अभी तो वीडियो चल रही है, तो चलो बाबर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फैमिली बैकग्राउंड और लीनेज की अगर बात करें तो बाबर कहाँ से आता है, तो बाबर का जो फुल नेम था, याद रखेंगे, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, जहर उद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, इसके जो फादर थे वो कौन थे? उमर शेख मिर्जा, रूलर ऑफ फरगना, जो कि फरगना के रूलर थे। अब ये जो फरगना के रूलर थे ये करते क्या है कि बाबर को भैया रूलर बना देते फरगना का, किसकी उम्र में? 12 की उम्र में। तो भैया वो बार बार लड़ता है, बार बार हारता है। जो बार बार लड़ेगा, बार बार हारेगा, तो बाबर को इस चीज का ज्ञान आ जाता है कि भैया हार के जीतना कैसे होता है। बाबर के पास मतलब बहुत ज्ञान आ जाता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे आता है। बाबर वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ तैमूर, तैमूर का डिसेंडेंट था अपने फादर के साइड से। गेंगिस खान का डिसेंडेंट था अपनी मदर के साइड से। दोनों चीजों को हम याद रखेंगे। ठीक है, दिस डुअल लिनेज गिव हिम प्रेस्टीज एंड लेजिटिमेसी। अब सबको पता है कि ये तैमूर और गेंगिस खान का वंशज। अब ये तो झूठ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि जो पुराने रूलर हुआ करते थे वो बताते थे, झूठ बोला करते थे कि हम बहुत महान राजा के लड़के हैं, हम इस भगवान के लड़के हैं, तो वो झूठ बोला करते थे। बट ये तो सही में था, तो इस वजह से इसको लोगों ने आराम से एक्सेप्ट करा और इसको प्रूव करने की नीड नहीं थी कि इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, अर्ली लाइफ एंड एसेसन, वही बात है कि बाबर भैया बिकेम मतलब बाबर रूलर बन जाता है फरगना का 12 की उम्र में। अर्ली रेन वॉज फुल ऑफ रेवेलियस एंड इनस्टेबिलिटी। स्टार्टिंग के टाइम पे भैया सिर्फ इसको रेवेलियन देखने को मिले। रेवेलियन मतलब होता था कि लोग इसके खिलाफ लड़ने लगते थे। इनस्टेबिलिटी थी, कोई भी स्टेबिलिटी नहीं थी इसके रीजन में। ठीक है, ही लॉस्ट एंड रिकैप्चर समरकंद मल्टी टाइम। जो समरकंद जो एरिया, इसको याद रखेंगे, बाद में भी इसका काम आएगा कि समरकंद को ये काफ़ी बार बेसिकली कैप्चर करता है और काफ़ी बार इसके हाथ से छूट जाता है। बाय द वे समरकंद क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है, इन सबको हम बाद में पढ़ेंगे डेप्थ में, जब लोग मुगल्स को डेप्थ में पढ़ लेंगे। मुगल्स को हम अभी भी पढ़ रहे हैं और काफ़ी डेप्थ में पढ़ रहे हैं, बट इतना डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें बताई जाए। ठीक है, कंटिन्यूस डिफीट्स मेड हिम पॉलिटिकली मैच्योर एंड रेसिलियंट। वही बात है कि जब वो बार बार हारता रहा तो कम से कम वो पॉलिटिकली काफ़ी मैच्योर हो गया था। स्ट्रगल इन सेंट्रल एशिया, याद रखो, बाबर वांटेड टू कंट्रोल समरकंद। अब वो जो समरकंद को कंट्रोल करना चाहता था, क्यों करना चाहता था? क्योंकि वो प्रेस्टिजियस सिटी थी। ही फेल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग उज्बेक फोर्स अंडर सैवानी खान। याद ये रखो, जो सैवानी खान थे उसके अंदर जो उज्बेक में अपोजिशन था सैवानी खान का, उसकी वजह से समरकंद को नहीं जीत पा रहा था, बार बार फेल हो रहा था। तो ये भी नाम याद रख पाओ तो रख लीजिए, वैसे इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूँगा। इंडिया की जो चीज़ें उनको आपको ज़्यादा याद रखना है। ठीक है, दिस फेलियर फोर्स्ड बाबर टू टुक फॉरवर्ड इंडिया। अब वो जब यहाँ बार बार अटैक कर रहा है, समरकंद पे हार रहा है, तो व्यक्ति क्या करेगा कि यार यहाँ तो काम नहीं चल रहा है, ऐसा करो इस तरफ चलो। इस तरफ क्या है? इंडिया है। तो यही फिर वो इंडिया में आ जाता है। रूल बिफोर इंडिया काबुल। इससे पहले भैया इंडिया से पहले वो काबुल में रूल कर रहा था 1505 में। कहाँ पे रूल कर रहा था? काबुल में। बाबर कैप्चर कर लेता है काबुल को। काबुल बिकेम अ पावर बेस फॉर द फ्यूचर एक्सपेंशन। अब ये पावर बेस बन जाता है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि अब जो बाबर करेगा एक्सपेंशन वो यहीं से करेगा। इस बात को याद रखिए। फ्रॉम काबुल ही स्टैंड्स हिज आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। के काबुल से वो क्या करता है? पहली बात तो अपनी आर्मी पे ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि वो इतनी देर से हार रहा था, सारी चीज़ सीख रहा था, तो उसे ये समझ में आ गया था कि उसको वो आर्मी है, आर्मी उसको पावरफुल बनाना पड़ेगा और एडमिनिस्ट्रेशन पे काम करना पड़ेगा। तो काबुल से ये जो करता क्या है, वो क्या करता है कि अपनी आर्मी को स्ट्रेंथ तो करते ही और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, काबुल गेव हिम एक्सेस टू इंडियन रूट थ्रू द खाइबर पास। और जो काबुल है यहाँ से इसको मिल जाता है इंडियन रूट, मतलब इंडिया पे जाने का रास्ता मिल जाता है खाइबर पास के थ्रू। ठीक है, बाकी ये बाद में आता है, देखते हैं। बाबर वॉज एम्बिशियस, ब्रेव, डिसिप्लिन एंड एडेप्टेबल। याद रखिए कि बाबर कहीं पे भी अडेप्ट कर सकता था, डिसिप्लिन था, ब्रेव था और एम्बिशियस था। मतलब चाहता था कि नई नई चीज़ें ट्राई करी जाए, बहुत सारी चीज़ें, और अच्छा व्यक्ति था। ठीक है, ही एडमायर्ड नेचर, गार्डन्स, पोइट्री एंड आर्किटेक्चर। भैया वो नेचर को मानता था, गार्डन्स को देखा करता था, पोइट्री लिखा करता था, आर्किटेक्चर, इन सबकी बढ़िया वैल्यू किया करता था। ही वॉज ऑनेस्ट अबाउट हिज फेलियर्स एंड वीकनेस। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि बाबर साफ साफ बता देता था कि भाई साहब ये हमसे गलती हुई है, ये गलती हमको नहीं करनी चाहिए थी, हमने यहाँ पे ये गलती करी। अब जो इंसान सारी चीज़ सही लिखेगा, मतलब अपने बारे में कोई भी बड़ा चढ़ा के चीज़ें नहीं लिखेगा, तो हिस्ट्री का एक अच्छा सोर्स बन जाएगा। तो ये जो बाबरनामा है ना, जो कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तुझ ए बाबरी, तो ये बाबर लिखता है। ठीक है, ये इसकी ऑटोबायोग्राफी, मतलब अपनी ये पूरी कहानी खुद इसमें लिखता है। इसमें बताता है कि मैंने क्या क्या गलतियां करी, मेरी क्या क्या कमियां रही। तो जब ये सारी चीज़ें अपनी रियल बताता है तो उस टाइम पे ये हिस्ट्री भी सही लिखता है। तो इस वजह से ये हिस्टोरिकल एक बढ़िया सोर्स बन जाता है बाबरनामा। इस बात को याद रखेंगे। ये जो है ना, ये याद रखेंगे, सीधा क्वेश्चन बनेगा इसका। इट वॉज रिटन इन तुर्किश चटगाई लैंग्वेज। इसको तुर्किश, ये तुर्किश में लिखी हुई है और लैंग्वेज याद रखो चगाताई। ठीक है, इट इज द फर्स्ट ट्रू ऑटोबायोग्राफी इन इंडियन हिस्ट्री। देखो फर्स्ट ट्रू, पहली बार किसी ने अपने बारे में सच लिखा, बड़ा चढ़ा के नहीं लिखा। ठीक है,
बाबरनामा डिस्क्राइब बैटर्स पीपल कल्चर फ्लोरा फोना एंड इमोशंस। जो बाबरनामा है वो क्या बताती है कि उस टाइम पे बैटर्स कैसे होते थे, लोग कैसे थे, कल्चर कैसा था, फ्लोरा आप जानते हैं, बाय द वे कमेंट करके बता दीजिए फोना क्या होता है। क्या फ्लोरा मतलब फ्लावर होते हैं और क्या फोना मतलब जानवर होते हैं? इन दो में से किसी एक का मतलब होता है जानवर, किसी एक का मतलब होता है फल फ्रूट। फ्लोरा बेसिकली फल फ्रूट होता है, फ्लोरा मतलब फ्लावर समझ लीजिए, और फोना मतलब क्या होता है, फोना बेसिकली मतलब जानवर वगैरह होते हैं, ऐसा ही कुछ होता है। अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो एक बार मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। और इमोशंस के बारे में भी ये बात करता है बाबरनामा में। इट इज़ कंसिडर्ड अ रिलायबल हिस्टोरिकल सोर्स, और वही बात है, इसी वजह से ये जो बाबरनामा है एक रिलायबल मतलब वही है कि इस पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं, हिस्टोरिकल सोर्स बन जाता है। अब जल्दी से बताओ कि बाबरनामा का जो बुक है उसका नाम क्या है, उसका दूसरा नेम क्या है? ही ओपनली रोट अबाउट हिज मिस्टेक अनलाइक अदर कोर्ट हिस्टोरियन। जो दूसरे कोर्ट हिस्टोरियन हुआ करते थे जो कि मतलब राजा की तारीफ किया करते थे, उनसे अलग होके ये साफ साफ लिखता है कि इसने क्या गलती करी, क्या गलती नहीं करी। ओके, तो ये चीज भी बाबर को अलग बनाती है। एंटर इनटू इंडियन पॉलिटिक्स, बाबर वॉज इन्वाइटेड बाय दौलत खान लोधी गवर्नर। वही चीज है, चलो सेम चीज है, इसको इग्नोर करो क्योंकि वहां पे ऊपर डिस्कस कर चुके थे, देख चुके थे। बाबर एंड अफगान्स देख चुके थे, बाबर राजपुर एंड, हाँ चलो ये देख लो। बाबर वर बाबर वॉर्स वर पॉलिटिकल, नॉट लीजिए। जो बाबर के जो वॉर थे मतलब जो युद्ध वगैरह थे वो पॉलिटिकल थे, ताकि हमको ये सारी चीजें जीतनी, रिलीजियस नहीं थे। वो रिलीजन को बढ़ाना नहीं चाहता था, चाहता भी होगा बट मेन चीज ये समझो कि वो रिलीजियस वॉर नहीं करता था, युद्ध नहीं करता था, इस बात को समझिए। तो इसी वजह से जो कई राजपूत होते हैं वो सपोर्ट करते हैं बाबर को अलायंसेस बना के कि यार तुम तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुम ना हमारे रिलीजन के लिए करता हो ना कोई, तुम अगर एक्सपेंड करना चाहते हो तो करो, हमारी मदद करना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो कोलेबोरेशन के साथ ये सारी चीज़ें बढ़ाते हैं। कोलेबोरेशन को उस टाइम पे क्या बोला करते थे? अलायंस। ठीक है, इस बात को याद रखिए। बाबर फॉर्म्ड मैट्रिमोनियल एंड पॉलिटिकल अलायंसेस। मैट्रिमोनियल वही है कि आप अपनी बेटी की शादी करा दो या फिर हमारी बेटी से शादी कर लो, तो वायदा पे आप हम पे अटैक नहीं करेंगे, हम आप पे अटैक नहीं करेंगे। तो जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस है वो भी, और जो पॉलिटिकल अलायंसेस है कि यार आप लोग साथ रहते हैं, हम लोग साथ में ग्रो करेंगे, तब भी कभी आप पे अटैक हो तो हम देख लेंगे, हम पे कभी अटैक हो तो आप अपनी आर्मी भेज देना। तो ये सारी चीज़ होती थी। इसका कॉन्फ्लिक्ट कभी भी नहीं था हिंदू वर्सेस मुस्लिम, बस इसका मतलब था कि पावर स्ट्रगल है ना, कि जहाँ से पावर मिले वो बेटर है, पावर चाहिए। इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ बाबर याद रखेंगे, याद रखेंगे मतलब याद रखेंगे, बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, बाबर को तो जगह जीतनी थी, या तो जीत जाए और ना जीते तो उस टाइम हम लोग रिलीजन का यूज कर लेंगे, क्योंकि लोग रिलीजन से भड़क जाते हैं। ठीक है, तो बैटल ऑफ पानीपत 1526, इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, बस याद रखो बिगनिंग हुई मुगल एम्पायर की। पढ़ना इसलिए नहीं क्योंकि ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। बैटल ऑफ खानवा 1527 में होता है, बाबर वर्सेज राणा सांगा। याद रखिए ये नेम, इनके बारे में हम लोग डेप्थ में कभी बाद में पढ़ेंगे। राजपूत कन्फेडरेसी चैलेंज करते हैं बाबर को। जो राजपूत कन्फेडरेसी वो क्या करते हैं? चैलेंज करते हैं बाबर को। बाबर डिक्लेयर द बैटल है जिहाद। बाबर ने कहते हैं कि जो बैटल है ये भाई साहब युद्ध नहीं है, ये जिहाद है, ये सारे के सारे इस्लाम के दुश्मन हैं, सबको खत्म कर दो भैया। सोल्जर्स के अंदर मोटिवेशन आ गया, सोल्जर्स भैया डिफीट कर देते हैं। बाबर वॉन्ट ड्यू टू आर्टिलरी एंड स्ट्रेटजी। बाबर की जो स्ट्रेटजी थी और जो आर्टिलरी थी, आर्टिलरी तो पहले से स्ट्रॉन्ग थी, स्ट्रेटजी भाई बढ़िया बना के आया था। तो वो क्या करता है? बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा को हरा देते हैं, एस्टैब्लिश मुगल डोमिनेंस इन नॉर्थ इंडिया। बैटल ऑफ चंदेरी का होता है 1528 में, बाबर वर्सेस मेदिनी राय। क्या इंपॉर्टेंट है याद रखना, तो मैं आपको बता दूं जितने भी बैटल हैं बाबर से लड़े हुए सारे के सारे याद रखिएगा। मेदिनी राय चूज जौहर ओवर सरेंडर की। जो मेदिनी राय क्या करती हैं, वो क्या सोचती हैं कि भैया हम इनको सरेंडर नहीं करेंगे, भले ही हमको जौहर करना पड़ जाए, तो इसलिए जौहर कर लेती है मेदिनी राय। स्टैंडर्ड बाबर्स कंट्रोल ओवर सेंट्रल इंडिया, और इसी वजह से अब जब वो सेंट्रल इंडिया पे भी अटैक कर देते हैं, ये सारी चीज़ें जीत जाते हैं, तो सेंट्रल इंडिया पे भी जो बाबर का कंट्रोल है, जो मुगल्स का कंट्रोल है, वो बढ़ जाता है। बैटल ऑफ घाघरा 1529 में होता है, बाबर वर्सेस महमूद लोधी। अब महमूद लोधी याद करो कौन है? महमूद लोधी है ब्रदर ऑफ इब्राहिम लोधी। तो अभी ये इसको हरा देगा, बट आप ये क्या सोच रहे हैं कि अभी अभी लोधी नहीं आएंगे? एक शायद आगे आपको और देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अफगान रेजिस्टेंस वॉज क्रश कम्प्लीटली। यहाँ पे जो अफगान से वो टोटल पूरे खत्म हो गए। ठीक है, अफगान से यहाँ पे टोटल पूरे खत्म हो गए, याद रखिएगा। मुगल्स अथॉरिटी, जो मुगल की अथॉरिटी वो फर्मली इस्टेब्लिश, और जो मुगल की अथॉरिटी है वो यहाँ पे अच्छी खासी इस्टेब्लिश हो जाती है ना। 1526 में हराए हुए थे, अब 1529 तक जो मुगल्स की अथॉरिटी है वो अच्छी खासी इस्टेब्लिश हो जाती है, क्योंकि अब आपने अफगान्स को भी एकदम शांत कर दिया। ठीक है, सेंट्रल एशिया पे आपने देख ही लिया था रूल अपना। अब चलो देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी। बाबर डिड नॉट इंट्रोड्यूस अ फुली डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेशन, हिज मेन फोकस वाज कन्क्वेस्ट एंड कंसोलिडेशन। उसका मेन फोकस था कि जीतो, और जब जीत गए उसको सारी चीज़ संभाल के रखो, कि भैया अब ये राज हमसे टूटे ना, हमसे कोई गलती ना हो, कोई यहाँ पे धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा, जितने भी लोग हैं उनको खुश रखो। कुल मिला के कंसोलिडेट करना मतलब होता है कि जो राज्य हमने जीता है उसकी सारी चीज़ें अब हम लोग संभाल के रखें। जो आपके मतलब आपको हमने 1 लाख रुपए दे तो दिए, बट आप उसके वैल्यू करेंगे वो चीज़ समझ लो।
ठीक है। ही लेड द फाउंडेशन फॉर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। डेथ की बात करें तो बाबर की डेथ हो जाती है 1530 में। ही वॉज सक्सीडेड बाय हुमायूं, और इसके बाद इनका बेटा आता है कौन, हुमायूं, याद रखेंगे। हुमायूं कौन है, चलो इसके बारे में तो पढ़ेंगे। हिज बॉडी वॉज वरीड इन काबुल, काबुल में इनकी बॉडी को वरी कर दिया जाता है। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बाबर, वही बात है, देख लीजिए। ये याद रखोगे, पीछे ये एक रिच लिटरेरी सोर्स छोड़ जाता है। क्या नेम था, क्या नेम था, जल्दी से बताओ। बाबर ने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, क्या नेम था, जल्दी से बताओ। गन पाउडर इंट्रोड्यूस करता है, याद रखिएगा। फाउंड करता है मुगल एम्पायर को, आपको पता ही। क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर फ्यूचर, जितने भी अच्छा सा बेस बना देता है ना, बेस अभी बनाता है ना, बाद में जाके अकबर इन चीज़ को ज़्यादा बेटर करता है सारी चीज़ों को। मतलब अभी हुमायूं भी थोड़ा मोड़ा करेगा, बट अकबर सही से बचाता है किसको, मुगल्स को अच्छे से। कैसे बचाता हम लोग देखेंगे। बाबर तिमुरिद प्रिंस and author of Baburnama founded the Mughal Empire through military skills, artillery and political intelligence between 1526 and 29। बाबर के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है। बाय द वे सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये तुमरीद प्रिंस को थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। तुगलकनामा, जो तुगलकनामा स्ट्रेटेजी, वो देखो, तुगलकनामा वॉज अ मिलिट्रिकल टैक्टिक यूज बाय बाबर, बाबर के द्वारा यूज़ की जाने वाली तो तुगलकनामा स्ट्रेटेजी काफ़ी बार ये काम भी आती थी, काफ़ी बार काम नहीं भी आती थी। द आर्मी वॉज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट विंग, राइट विंग, एक तरफ लेफ्ट विंग, एक तरफ राइट विंग और सेंटर, ठीक है। एंड रिवर्स, वही बात है कि रिजर्व में रखेंगे और सेंटर में अब वो जो अटैक करेगा तो वो आगे जाके इसको घेर लेंगे, ये चीज़ हुआ करती थी। फास्ट मूविंग कैवलरी अटैक द एनिमीज फ्रॉम द साइड्स एंड रियर, जो फास्ट मूविंग कैवलरी हुआ करती थी वो साइड से और जो रियर मतलब सामने से अटैक कर दिया करती थी। द एनिमी वॉज सराउंडेड एंड ट्रैप्ड, इस वजह से जो एनिमी था वो भैया सराउंड हो जाता था पूरा, मतलब फंस जाता था। जब फंस जाता था तो उस पर अटैक हुआ करते थे। अब जब इब्राहिम लोदी को पढ़े थे तो हमने बताया था कि जब बाबर अटैक करता है तो इब्राहिम लोदी को चारों तरफ से अटैक देखने को मिलता है, तो उस टाइम पे भी यही जो स्ट्रेटेजी इन सारी चीज़ों का यूज़ हुआ था। तो लोग मैं स्ट्रेटेजी याद रखेंगे। दिस स्ट्रेटेजी वर्कड एफिशिएंटली एट पानीपत एंड खानवा। पानीपत और जो खानवा वाला रीजन है, मतलब वही पानीपत, जो बैटल पानीपत बताया ना, जो इब्राहिम लोदी से लड़े थे उस टाइम पे बढ़िया काम करता है, ठीक है। और खानवा वाले टाइम पे भी, ठीक है। मुगल रूल ऑफ सक्सेशन, द मुगल्स फॉलोड नो फिक्स्ड रूल। अभी देखो, चलो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो मुगल्स फॉलोड नो फिक्स्ड लॉ ऑफ सक्सेशन के भैया इसके बाद कौन आएगा ये कुछ कंफर्म नहीं है। ऑल सन्स हैड इक्वल क्लेम टू द थ्रोन, जितने भी बेटे हैं सबका इक्वल अधिकार है, अब जो जीतेगा उसका, ठीक है। सक्सेशन वॉज डिनाइड थ्रू पावर, वॉरफेयर एंड सपोर्ट। जो सक्सेस है डिसाइड, वो इस वजह से डिसाइड होता था कि आपके पास ताकत है, आपके पास युद्ध करने की कला है, या आपके पास सपोर्ट है। अगर हिम्मत है तो ले लो, ये बात थी। सारे बेटों का बराबर हक है, ये नहीं कि भैया हम पापा के सगे थे, नहीं भैया, सबका हक है, जो ले पाए ले जाओ। दिस ऑफन लेड टू वॉर्स ऑफ सक्सेशन, इसी वजह से जो युद्ध देखने को मिलते थे, राजनीति काफी भयंकर देखने को मिलती थी मुगल्स के टाइम पे, ठीक है। तो ये थोड़ा वर्ड है, इसको याद रखिए। प्रीमोजेनेचर जो भी होता है, इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा। मैं इस वर्ड को 4-5 बार देखा हूँ, 8-10 बार देखा हूँ, 2-4 बार नोट्स पे पढ़ा हूँ, बट इसको मैं कोशिश ही नहीं करा कभी पढ़ने की, और अभी मैं इसको कोशिश नहीं करूँगा। तो ये वर्ड देख लीजिए, इसका मतलब होता है कि जो एल्डेस्ट सन है वही थ्रोन की गद्दी संभालेगा, जो सबसे बड़ा है वो संभालेगा, ठीक है। यही सिस्टम है जो काफी यूरोपियंस मोनार्क्स है वो फॉलो किया करते थे। द मुगल्स डिड नॉट फॉलो दिस, मतलब जो मुगल्स है वो चीज को फॉलो नहीं किया करते थे, ठीक है। प्रीमोजेनेचर यही तो पढ़ेंगे, प्रीमोजीनेचर, ठीक है। प्रीमोजेनेचर को फॉलो नहीं किया करते थे। वो लोग जो फॉलो किया करते थे वो इसको फॉलो किया करते थे, ठीक है। कोपेरेंसरी, ठीक है, कोपेरेंसरी, ठीक है। अलग अलग वर्ड्स आ जाते हैं भाई, इनका मैं प्रोनाउंसिएशन कोशिश ही नहीं करा देखने की, तो मुझे पता ही नहीं इनको कैसे पढ़ा जाता है। बाय द वे अब मैं भैया लेक्चर ले रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि इससे पहले मुझे देख लेना चाहिए था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं बाद में देख लूंगा। बाकी आपके सामने तो वर्ड लिखा हुआ है, मीन्स इसका मतलब होता है कि सारे सन्स का भैया बराबर हिस्सा है, तो यही हमको मुगल्स में देखने को मिलता है, बस छोड़ो, ठीक है। और इसी की वजह से जो प्रिंस वगैरह होते हैं उनके बीच में हमको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। मनसबदारी सिस्टम देख चुके थे, जात क्या होता है देख चुके थे, ठीक है। सवार देख चुके थे, कैवलरी मैन फ्रॉम द बैकबोन ऑफ द मुगल एम्पायर देख चुके थे, हाउ रैंक डिसाइडेड देख चुके, जागीरदारी दिखा चुके, पेमेंट सिस्टम देख लो। मनसबदार वर पेड इन, चलो देखते हुए थे, मनसब उनको मनसब दे दिया। कैश पेमेंट वर कॉल्ड नगदी, अब ये है ना कि नगद दो नगद, तो नगद मतलब होता है कि नगदी में दिया जाता था, तो जो कैश पेमेंट है वो उसमें दिया जाता है नगदी में। मोस्ट ऑफिसर्स वर पेड थ्रू जागीर, जितने भी ऑफिसर्स हुआ करते थे उनको जागीर दिया जाती थी। औरंगजेब के टाइम पे क्या हुआ था, सेम चीज आपको ऊपर बताए हुए थे कि जागीर कम थी, जागीरदार ज्यादा हो गए थे, नोबल ज्यादा हो गए थे, है ना। सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों था ऊपर, बाय द वे ये भी देख चुके थे। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं हुमायूं की। चलो हुमायूं का पूरा नाम बताओ जल्दी से, कमेंट करके पता है तो।
नहीं पता तो देख लेते हैं। तो हुमायूं का जो पूरा नाम था वो क्या था? नसर उद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ये सन थे किसके? बाबर के। ही असेंडेड द थ्रोन इन 1530। 1530 में थ्रोन पे आते हैं। अब मुझे जरा ये बताओ कि इब्राहिम लोदी का टाइम पीरियड कितना था? कौन मुझे कमेंट करके बताएगा। अब बाबर का तो आप बता दो कि भैया 1526 से लेके 1530 हो गया। और इनका जो टाइम पीरियड है वो जरा बता दो पूरा कितना था। ये थ्रोन पे तो बैठे 1530 पे, अभी बताओ थ्रोन पे हटेंगे कहाँ से, ये बताओ जरा मुझे। आफ्टर बाबर डेथ, बाबर की डेथ के बाद ही इनहेरिटेड अ न्यू स्टेब्लिश एंड अनस्टेबल एम्पायर। ये जो है ना, जो एम्पायर जो कि बनाया गया है, अभी बना हुआ है, जो कि स्टेबल नहीं है, उस एम्पायर पे हुमायूं आके बैठते हैं। ठीक है। स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि अभी उन्होंने सारी चीज़ों को हराया है, तो कुछ समय तो लगेगा इंस्टेबल करने में। 4 साल तो आप रहे हो, 4 साल में आपने कितना ही सारी चीज़ें कर ली होंगी, इस बात को समझिए। मतलब कर बहुत चीज़ ली, मुगल डायनेस्टी को बता दी, उससे आप क्या लेंगे। हुमायूं वॉज काइंड जेनरस एंड कल्चर। जो हुमायूं था वो काफ़ी काइंड था, काफ़ी जेनरस था, और कल्चर था, मतलब कल्चर को मानने वाला व्यक्ति। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एंड बुक्स। वो भैया काफ़ी मतलब इन चीज़ों पे बेसिकली पढ़ा वाला व्यक्ति था। एस्ट्रोनॉमी पे यकीन करता था, एस्ट्रोलॉजी पे। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है वो आप जानते हैं ना, चांद तारे। एस्ट्रोलॉजी क्या है? वो ये है कि हाथों की लकीरें। और बुक्स मतलब किताबें। ही लैक्ड फ्रॉम डिसीजन मेकिंग और पॉलिटिकल टफनेस। ये भैया इसमें जो पॉलिटिकल टफनेस थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि यार जो हमने बोल दिया वही होगा, वो इतना ज़्यादा नहीं था। डिसीजन मेकिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था वो इतना बेटर नहीं था हुमायूं के अंदर। ही ट्रस्टेड नोबल टू मच एंड डिलेड एक्शंस। ये नोबल्स पे ज़्यादा यकीन करता था, इसके वजह से जो इसके एक्शंस हुआ करते थे उनमें काफ़ी देरी देखने को मिलती, डिले देखने को मिलता था। एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं थोड़ा चार्जर लगा लेता हूँ लैपटॉप पे। तो इसके बाद अच्छा एक सेकंड रुकिए थोड़ा। तो जैसा कि हम लोग देखा कि भैया ये फर्म डिसीजन मेकिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, और पॉलिटिकल टफनेस के अंदर थी नहीं, तो नोबल्स पे ज़्यादा यकीन किया करता था। तो स्टार्टिंग के टाइम पे क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है हुमायूं को, चलो उनके बारे में बात कर लेते हैं। द मुगल एम्पायर वॉज नॉट येस कॉन्सोलिडेटेड। वही बात है कि जो मुगल एम्पायर है वो तो भैया बसा तो दिया गया था, बट वो भी कॉन्सोलिडेटेड नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो सारा का सारा सारी चीज़ें अच्छे चल रही हैं। एम्पायर बसा हुआ था, बट ये नहीं है कि सारी चीज़ों से बेटर थी। एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत सारी चीज़ों की कमी थी। ऐसा नहीं था कि हाँ भैया बच चुका है, अब इस पर कोई अटैक करेगा तो हम लोग देख लेंगे। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो उसको संभालना पड़ा। किसको? हुमायूं को। कैसे संभालना, चलो देख लेते हैं। और अकबर के टाइम पे ये सारी चीजें स्टेबल होती है, ये भी याद रखिए। जो अफगान नोबल थे वो अभी भी पावर में थे नॉर्थ इंडिया में। ऊपर आपको बोले थे कि अफगान को पूरा खत्म कर दिया था, बट अफगान जो पावर थे वो अभी भी नॉर्थ इंडिया में थोड़े थे। ठीक है। हिज ब्रदर्स क्रिएटेड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो हुमायूं, याद रखिएगा कि ये लोग जो फॉलो कर रहे थे वो चीज को फॉलो कर रहे थे, इस चीज को। अब इस चीज को फॉलो करोगे तो इसका मतलब है कि सारे के सारे भाइयों का हक है गद्दी पे। अब जब सारे भाइयों का हक है तो इसके जो भाई लोग हुआ करते थे वो भी इस चीज से बार बार क्या कर रहे थे? युद्ध कर रहे थे, रिवॉल्ट कर रहे थे कि यार हमें गद्दी चाहिए, हमें गद्दी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें भी देखने को मिलती हैं। तो चलो वही देख लेते हैं। ठीक है। तो काफी सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले। एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वीक एंड फाइनेंस वर पुअर। जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफी वीक था, फाइनेंसेस के काफी पुअर थे। मतलब वही बात है कि इतना ज्यादा सारी चीजें उस टाइम पे थी नहीं। हुमायूं ब्रदर की बात करें तो कमरान मिर्जा कंट्रोल काबुल एंड लाहौर। ये जो कंट्रोल कर रहा था काबुल और लाहौर को कर रहा था। अक्सरी एंड हिंडल ऑल्सो डिमांडेड पावर। अक्सरी और हिंडल है, ये भी कहते हैं कि हमको भी पावर चाहिए, है ना, गद्दी वगैरह की बात करते हैं। फैमिली राइवलरी वीकेंड हुमायूंस पोजीशन। और जो फैमिली में ये जो लड़ाई वगैरह चल रही थी, इसकी वजह से हुमायूं की पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है। मुगल ट्रेडिशन ऑफ कोपरेंसी कॉस्ट कॉन्फ्लिक्ट। जो मुगल्स का ट्रेडिशन था वही बात है कि किसी का भी हक है, सारे भाइयों का हक है, सारे बेटों का हक है। इसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। ओके। अब याद करो कि हुमायूं एंड शेर खान, शेर शाह सूरी, ये वर्ड, ये नेम याद रखिए। तो थोड़ी देर के लिए जो मुगल्स डायनेस्टी है उसके बीच में हम लोग को एक व्यक्ति देखने को मिलता है, शेर शाह सूरी। वो क्या करता है? सुनो मेरी बात। शेर खान वॉज एन एबल अफगान लीडर इन बिहार एंड बंगाल।
जो शेर खान था वो एक अच्छा खासा लीडर था, कहाँ पे, अफगान लीडर था, कहाँ पे, बिहार और बंगाल में। जो मैं बोला था ना कि अफगान बचे हुए थे थोड़े और बाद में जाके दिक्कत देंगे, तो यही वो अफगान है, याद रखिए। तो शेर खान क्या करता है, वो एक अच्छा खासा अफगान लीडर था बिहार और बंगाल के इलाके में। वो चैलेंज करता है मुगल अथॉरिटी को सीरियसली, मतलब अच्छा खासा बात तो सारे कर रहे थे, हुमायूं के भैया भी बोल रहे थे कि भैया हमको दे दो, हमको दे दो। ये अच्छा खासा दिमाग लगा के इन सारी चीज़ों को फोकस करता है कि भैया हम तो लड़ेंगे और हम तुमसे जीतेंगे। ही चैलेंज मुगल अथॉरिटी सीरियसली, याद रखिएगा। हुमायूं अंडर एस्टिमेट शेर खान देते। अब हुमायूं को ये लगा था कि जो हमारे पिताजी हैं अच्छा खासा बसा के गए हैं, ये क्या ही कर लेगा, अफगान को पहले हराए हुए इसको भी हरा देंगे, तो इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है और इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको कम आंक देता है। कौन? हुमायूं। बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका दुश्मन कैसा भी हो, कम से कम आपको ये पता होना चाहिए दुश्मन कैसा भी हो आपको उसे कम नहीं हारना चाहिए कभी भी। तो बैटल ऑफ चौसा देख लेते हैं, जो कि 1539 में होता है, फाउट बिटवीन हुमायूं एंड शेर खान। हुमायूं और शेर खान के बीच में ये युद्ध देखने को मिलता है। हुमायूं वाज डिफीटेड बैडली। इस टाइम पे जो हुमायूं है काफी बुरा हार जाता है। शेर खान टुक द टाइटल ऑफ शेर खान शेर शाह सूरी आफ्टर विक्ट्री। जब शेर खान जीत जाता है तो वो एक टाइटल ले लेता है शेर शाह सूरी का, इसी विक्ट्री के बाद। किस विक्ट्री के बाद? बैटल ऑफ चौसा के बाद। तो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि शेर शाह, मतलब जो शेर खान है वो शेर शाह सूरी कब टाइटल लेता है, तो याद रखिएगा 1539 में बैटल ऑफ चौसा के बाद। बैटल ऑफ कन्नौज बिलीग्राम 1540 में अगेन फाउट बिटवीन हुमायूं एंड शेरशाह सूरी। दोबारा हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता है। हुमायूं दोबारा भैया बहुत बुरी तरीके से हार जाए। दिस बैटल एंडेड मुगल एम्पायर इन इंडिया टेम्परली। जो मुगल रूल है इंडिया में वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब सुनो मेरी बात, अब मुगल रूल खत्म हो जाएगा तो हुमायूं बाहर चला जाता है। आफ्टर डी हुमायूं बिकेम अ होमलेस रूलर, कि हुमायूं को कोई पूछने वाला नहीं है, बेचारा बिना घर के इधर उधर घूम रहा है। ही वॉन्डर्ड थ्रू सिंध, राजस्थान एंड ईरान। अब ये व्यक्ति क्या करेगा, इसको ईरान की थोड़ी हेल्प मिलेगी, ऐसा कुछ होता है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो वो घूमता फिरता जाता है सिंध, राजस्थान, ईरान वाले इलाके में। वहां पर उसको बहुत तरीके से गरीबी और बहुत तरीके से जो दुख का है उनका सामना करना पड़ता है। ड्यूरिंग एक्साइल हिज सन अकबर वॉज बॉर्न इन 1542, कि जब ये बाहर घूम रहा था अपने, मतलब इन सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के अकेला, तो उस टाइम पे अकबर का जन्म हो जाता है। कब? 1542 में। तो इस टाइम पीरियड को याद रखेंगे, बाय द वे आपको याद होगा कि अकबर का जन्म कब होता है, 1542 में। हुमायूं पर्सिया में क्या करते हैं, हुमायूं साउट हेल्प और द सफेद रूलर ऑफ शाह तहमस। याद रखिए, जो हुमायूं है वो हेल्प मांगता है किससे? सफेद रूलर जिनका नेम क्या था, शाह तहमस पे। ये याद रखेंगे, ठीक है। इनसे हेल्प मांगता है, कहाँ पे? ईरान में। ही एक्सेप्टेड सिया इन्फ्लुएंस टू गेन सपोर्ट। ये जो है वो क्या करते हैं, वो सिया इन्फ्लुएंस को मान लेते हैं हुमायूं, ताकि उनको सपोर्ट मिल जाए। पर्शियन कल्चर डीपली इन्फ्लुएंस्ड हुमायूं। पर्शियन कल्चर था वो हुमायूं को काफी भैया इन्फ्लुएंस करता है। ही रिसीव्ड मिलिट्री असिस्टेंस फ्रॉम पर्सिया। इसी वजह से इसको मिलिट्री वाली जो मदद है वो पर्सिया से मिल जाती है हुमायूं को। रिटर्न टू पावर विद पर्शियन हेल्प, हुमायूं रिकैप्चर्ड कंदर एंड काबुल। जो कंधार है और जो काबुल है उस वाले रीजन को जो है ना, क्या बोलते हैं, हुमायूं दोबारा से कैप्चर कर लेता है। किसकी मदद से? पर्शियन की हेल्प से। आफ्टर शेर शाह दैट, जब शेर शाह सूरी की डेथ हो जाती है उसके बाद जो सुर एम्पायर है वो वीक पड़ जाए, क्योंकि शेर शाह सूरी था वो वही सीरियस बेसिकली देख रहा था इन लोग को, मुगल्स को बढ़िया अटैक कर रहा था। उस टाइम पे तो सारी चीजें ठीक चल रही थी, बट जब शेर शाह सूरी की डेथ हो जाती है और एम्पायर थोड़ा, जो सुर एम्पायर थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो उस टाइम पे हुमायूं वापस आता है और सूर रूलर्स को हरा देता है और रिकैप्चर कर लेता है दिल्ली को 1555 में। याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका जो रीजन है काफी, जो रीजन नहीं, रेन मतलब होता है कि जो समय काल है वो काफी शॉर्ट होता है बट स्टेबल रहता है। कि अब तो आपने उसको भी खत्म कर दिया, सोलर डायनेस्टी को, तो काफी स्टेबल रहता है बट काफी कम समय के लिए, ठीक है। ही फोकस ऑन रिस्टोरिंग मुगल अथॉरिटी, के जो मुगल अथॉरिटी वो इस समय में खो दिया था, मतलब जब सोलर डायनेस्टी आ गई थी, तो उसको वो अथॉरिटी को वापस लेने पे ज्यादा फोकस करता है, ना कि मुगल एम्पायर को बढ़ा के। अब तुम बढ़ाओगे क्या? पहली बात तो इतने दिन से सोलर डायनेस्टी चल रही थी, तो पहले तो वही सारी चीजें ठीक कर लो, है ना। जो मुगल्स का तुम्हारे जो पिताजी बसा गए तो उन सारी चीजों को ठीक कर लो, तो वही चीज करता है दोबारा से, ठीक है। यह अपॉइंट करता है केपेबल लोवर्स लाइक बैरम खान। अब ये बैरम खान व्यक्ति है जो बाद में जाके अकबर के जगह पे कुछ देर के लिए बैठता है, क्योंकि अकबर की जो एज होती है काफी छोटी होती है और बाद में अकबर जाके इनको भेज देता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी, हुमायूं फॉलोड बाबर्स बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी स्ट्रक्चर। जो बाबर का बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था उसी को हुमायूं फॉलो करता है, ठीक है। मैंने सिंपली आपको बताया। ही डिवाइडेड द एम्पायर बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमिकल प्रिंसिपल्स। जो एस्ट्रोनॉमी पे बेसिकली आपको पता होगा काफी ज्यादा यकीन करता था। एस्ट्रोनॉमी के साथ एस्ट्रोनॉमिकल चीजों के साथ ये जो क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रोलॉजी,
पे भी यकीन किया करता था और एस्ट्रोनॉमी पे भी यकीन किया करता था। तो एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग एस्ट्रोनॉमी प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ये डिवाइड कर देता है एम्पायर को। ही वॉज नॉट एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये इतना एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। ही लेड ग्राउंड वर्क लेटर परफेक्टेड बाय अकबर। ये बस एक ग्राउंड वर्क बना जाता है कि यार देखो, जो हमारे पिताजी थे बाबर, उनका जो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर था, जितना मुझे समझ में आया, जितनी मुझे अकल थी, वो सारी चीज़ें मैंने कर ली, बट बाद में जाके इन सारी चीज़ों को सही करेगा वो कौन करेगा? अकबर सही करेगा। ठीक है, तो हुमायूं की डेथ हो जाती है 1556 में। ही स्लिप्ड व्हाइल कमिंग डाउन टू द स्टेयर्स ऑफ द लाइब्रेरी, के पढ़ने वाला व्यक्ति था, आपको पता है। सो लाइब्रेरी से जा रहा था, लाइब्रेरी से बेसिकली गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है ना। एक और व्यक्ति था ऐसे ही कुछ जिसकी गिरने से डेथ हो गई थी चौकान खेलते हुए। बताइए क्या रूल था। ही वॉज सक्सीडेड बाय अकबर। इसके बाद अकबर आते हैं। चलो, तो पर्शियन इन्फ्लुएंस मुगल कोर्ट में आ जाता है। पर्शियन आर्ट, आर्किटेक्चर और लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करती है इसके टाइम के। हिज टूम इन दिल्ली इज द फर्स्ट ग्रैंड मुगल टूम। मुगल टूम, अगर कोई ग्रैंड टूम सबसे पहले कोई बना तो ये बना, सबसे पहले इन्हीं का जो बना, जो कि फर्स्ट ग्रैंड मुगल टूम बना है। ठीक है, और औरंगजेब का जो टूम है वो काफ़ी एवरेज है, क्योंकि जो औरंगजेब ने टूम बनवाया है वो कैसा बनवाया है, वो उसने भिक्षा मांग मांग के बनवाया है। पता है आपको ये चीज़? बताते हैं आगे आगे पता चलेगा। ठीक है, हुमायूं लॉस्ट एंड रीगेन्ड द एम्पायर। हुमायूं लॉस्ट और रीगेन, वही बात है कि हुमायूं पहले हारता है एम्पायर को, बाद में रीगेन कर लेता है। हिज स्ट्रगल स्ट्रेंथ इन मुगल फाउंडेशन इनडायरेक्टली, जो इसकी स्ट्रगल्स हैं ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं किसको? मुगल की फाउंडेशन को। ठीक है, कि जो मुगल फाउंडेशन हुई उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रगल्स थे उसने जो स्टार्टिंग के टाइम पे वो हारा, यहाँ से इंडिया से उसे जाना पड़ा, वापस आना पड़ा, तो कहीं से कहीं जो मुगल्स हैं वो थोड़े से स्टेबल हो गए, थोड़े से ताकतवर आ गए, जो फाउंडेशन है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हुई। ठीक है, हिज एक्साइल कनेक्टेड इंडिया विद पर्शियन कल्चर, जो उसका एक्साइल था जहाँ वो पर्सिया चला गया था ईरान के पास, वहाँ से हेल्प वगैरह ली थी, तो उसकी वजह से जो इंडिया है वो कनेक्ट हो गया था पर्शियन कल्चर से। ठीक है, हिज फेलियर्स टॉट वैल्यूएबल लेसन्स टू अकबर। अब अकबर को पता है कि पिताजी ने क्या गलती करी, तो ये गलती अकबर नहीं करता है। Humayun was a cultured but weak ruler who lost the Mughal Empire to Sher Shah Suri, regained with Persian help, and laid the foundation of Akbar rule. Humayun failed as a ruler but succeeded as a link between Babur and Akbar. अकबर और बाबर के बीच में अगर लिंक का काम करे तो वही हुमायूं करता है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ इसके बारे में है नहीं। ठीक है, कि हम लोग को सारी चीज़ जाननी हो, इतना एविल रूलर नहीं था जितना अकबर है ना। तो अकबर का टाइम पीरियड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अकबर के बारे में जितनी चीज़ें आप याद रख सकते हो उतनी चीज़ें याद रख लीजिए। ठीक है, अकबर का जो पूरा नाम था वो था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इसको याद रखेंगे। ये हुमायूं का बेटा था, पता है आपको। एम्परर बना दिया गया था 13 की उम्र में, कई जगह ये 12 भी लिखा आपको देखने को मिल जाएगा, तो याद रखिए 1556 में 13 की उम्र में इनको अकबर बेसिकली एम्परर बना दिया जाता है। ड्यू टू यंग एज जो बैरम खान होते हैं वो इनके रेजेंट बन जाते हैं। रेजेंट बेसिकली मतलब होता है कि अकबर के बिहाफ पे यही रूल कर रहे होते हैं, मतलब सारी बातें, क्योंकि अकबर छोटा है इस वजह से रूल कर रहे होते हैं। ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है 1556 में मुगल्स और हेमू के बीच में, जो कि हेमू कौन था? हिंदू जनरल ऑफ सुर रूलर। जो सुर है ना, शेरशाह सूरी वाला रूलर, वही जो सुर डायनेस्टी, वही समझ लो, तो उसका ही ये हेमू होता है। हेमू, इसके साथ युद्ध देखने को मिलता है। हिंदू जनरल होता है सुर रूलर्स का, तो इसके बीच में हमको मुगल्स और हेमू का युद्ध देखने को मिलता है। हेमू हैड रिकैप्चर दिल्ली एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ किंग। हेमू क्या करता है? कैप्चर कर लेता है दिल्ली को और अपने आप को राजा घोषित कर देता है। ठीक है, अब आप ये चीज़ करोगे तो अकबर तो आएगा, तो फिर अकबर आर्मी डिफीट कर देती है हेमू को। दिस बैटल रीस्टैब्लिश मुगल रूल इन इंडिया, और इस बैटल की वजह से दोबारा से जो मुगल रूल है इंडिया में स्टैब्लिश हो जाता है। भैया हेमू ने अटैक क्यों करा? हुमायूं है, हुमायूं। जब सुर डायनेस्टी का शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है तो हुमायूं आ जाते हैं, और जब हुमायूं की डेथ आ जाती है तो ये आ जाते हैं। दिक्कत क्या? उनको लगता है ये खत्म हो गया तो हम देख लेंगे, बट भैया अकबर आ गया था, तो अकबर क्या करता है? रीस्टैब्लिश कर देता है। रोल ऑफ बैरम खान। बैरम खान वॉज अकबर गार्जियन एंड चीफ कमांडर। ही हेल्प कंसोलिडेट मुगल पावर इनिशियली। स्टार्टिंग के टाइम पे जो कंसोलिडेट करने में हेल्प करता है मुगल पावर को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुगल का पावर को पहले एक जगह रखना वही इंपॉर्टेंट होता है। लेटर अकबर रिमूव्ड हिम टू इंडिपेंडेंटली, बाद में अकबर को हटा देता है ताकि वो इंडिपेंडेंटली मतलब अकेले रूल कर पाए। दिस शोज अकबर पॉलिटिकल मैच्योरिटी। ये साफ साफ दिखाता है कि अकबर में पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ चुकी थी। अर्ली चैलेंजेस की बात करें तो अफगान नोबल्स वर स्टिल इन पावरफुल। जो अफगान नोबल है अभी भी पावरफुल हैं, अभी पावरफुल है। बाबर ने जो खत्म किए थे वो उस टाइम के करे थे। ठीक है, तो अफगान नोबल्स अभी भी पावरफुल हैं। राजपूत रूलर्स वाज इंडिपेंडेंट। जो अर्ली चैलेंजेस देखने को मिले अकबर को, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वीक आफ्टर ईयर्स ऑफ स्टेबिलिटी, कि अभी तक चीज़ें स्टेबल थी नहीं यार। देखो ना कि बाबर 4 साल के लिए आता है, उसमें भी काफ़ी सारी दिक्कत देखने को मिलती है ना। जब हुमायूं आते हैं तो भैया 2, 4, 5, 6 साल 8, 10 साल आप रहते हो, फिर चले जाते हो। सुर डायनेस्टी काफ़ी ज़्यादा रहती है, फिर आप 1 साल रुकते हो, उसमें भी क्या रुकते हो? सुर वाले हैं वो दिल्ली जाके कैप्चर कर लेते हैं, बोलते हैं हम डिक्लेयर हो गए। तो कहाँ अभी स्टेबिलिटी नहीं आई है।
समझो। तो अकबर की एक्सपेंशन पॉलिसी क्या थी कि भैया मिलिट्री कन्क्वेस्ट एंड डिप्लोमेसी, कि पहले तो मिलिट्री कन्क्वेस्ट करेंगे और डिप्लोमेसी सारी चीज़ों का काम करेंगे। वायदे में डिप्लोमेसी क्या होती है यार, कमेंट करके आप मुझे बता पाएंगे। मिलिट्री कन्क्वेस्ट आप समझ पा रहे होंगे, कन्क्वेस्ट मतलब क्या होता है, डिप्लोमेसी मतलब क्या होता है, ये मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है। ही एक्सपेंडेड द एम्पायर इन नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया, कि ये एक्सपेंड करते हैं एम्पायर को किसमें, नॉर्थ में, वेस्ट में और सेंट्रल इंडिया में। इंपॉर्टेंट रीजन कनकट याद रखो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रीजन जिसको अकबर कनकट करते हैं, तो वो हो जाएगा मालवा, गुजरात, बंगाल, कश्मीर, सिंध, दक्कन। ठीक है, इस बात को हमको याद रखना है। याद रखना मतलब ये है कि याद रखना है। ठीक है। और यार 10 मिनट बचे हुए हैं, है ना, और 3, चलो 4 रूल के बारे में और खत्म करना है। तो वही है कि जो बाहर के रूलर्स उनसे सारी चीज़ें संभाल के रखना, तो वो डिप्लोमेसी समझ लो आप। फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि चलो देख लेते हैं 10 मिनट में सारी चीज़ें खत्म होती हैं कि नहीं होती हैं। अकबर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ अलायंस नॉट डिस्ट्रक्शन, के अलायंस हम लोग साथ में बना के चलेंगे। अलायंस क्या होता है, ऊपर वायदा में आपको 2-3 बार बताया हूँ। अलायंस मतलब वो है कि दोस्ती यारी करके चलेंगे, डिस्ट्रक्ट नहीं करेंगे कि भैया आप जो हमारे बगल पे रहते हो हम आपको खत्म करके यहाँ पे रूल करेंगे। अरे नहीं यार, तो हमारे मित्र हो, तुम ऐसा करो, तो हमारे साथ रूल करो। कभी तुम्हें दिक्कत हो हमें बताना, कभी हमें दिक्कत होगी तुम आओगे, उन्होंने कहा हम आएंगे, चलो दोस्ती होगी। तो इसको बोलते हैं अलायंस। ठीक है। राजपूत रूलर्स वर अलाउड टू कीप देयर किंगडम, राजपूत की जो पॉलिसी थी उसके साथ, मतलब राजपूत पॉलिसी अकबर की क्या थी ये सुनिए। तो राजपूत रूलर्स को अलाउ कर दिया कि भैया आप बढ़िया रूल करते रहिए, कभी कोई दिक्कत वगैरह हो तो बताना। मैट्रिमोनियल अलायंस आपको पता होगा, सीरियल भी आया था। बाय द वे कोई अच्छा कोई जोधा नाम का कोई व्यक्ति था भी, इसको जोधा बाई जी बोलते हैं। इस नेम का कोई था कि नहीं था, जरा मुझे ये कमेंट करके बताओ। राजपूत वर गिवन हाई मनसब, जो राजपूत से उनको बड़े बड़े मनसब दे देता अकबर दे देते थे। ठीक है। ओनली राणा प्रताप और मेवाड़ असिस्टेड, तो सारे लोग तो भैया चलो चल गए, बट जो राणा प्रताप ने मेवाड़ के, वो कहते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। अकबर राजपूत पॉलिसी क्रिएटेड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड लॉयल्टी, अब जो अकबर की राजपूत पॉलिसी थी इसकी वजह से स्टेबिलिटी आ गई। सारे रूलर कह रहे हैं क्या दिक्कत है यार, वो थोड़ी हम पे अटैक कर रहा है, वो तो आराम से खुश है। और वो भी ये कह रहा है कि आप भी रूल करते रहो, बस वही है कि मुगल्स के अंदर रहो। अब मुगल्स थोड़ी हमको रोज मानने आ रहे हैं, तो वही बात है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और जो अकबर का टाइम पीरियड था, बेसिकली अकबर ने अच्छा करा, अकबर ने बुरा नहीं सोचा किसी का, ये बात समझिए। इसलिए अकबर द ग्रेट अकबर हम लोग यूज करते हैं। बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो कि होता है 1570 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब जो राणा प्रताप ने रिसर्च किया था वही उन्हीं के बीच में देखने को मिलता है बैटल, तब अकबर और राणा प्रताप के बीच में देखने को मिलता है। राणा प्रताप वॉज डिफीटेड बट नॉट कैप्चर्ड, कि राणा प्रताप को हरा दिया जाता है बट ये भाग जाते हैं। मेवाड़ वॉज लेटर एनेस्ट, ठीक है, बाद में जाके मेवाड़ को एनेस्ट कर लिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अकबर, याद रखेंगे इस बैटल के बारे में, बाद में कभी डेथ में पढ़ेंगे। ठीक है, राणा प्रताप जी के बारे में भी। अकबर क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, एम्पायर डिवाइडेड इनटू सूबास, वही बात है कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन बना देते। प्रोविंसेस में बेसिकली क्या कर देते हैं, एम्पायर को डिवाइड कर देते। उन प्रोविंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सूबास। ये वर्ड याद रखेंगे, याद रखेंगे मतलब याद रखेंगे। एक सूबा हेड ऑफिसर लाइक सूबेदार, दीवान और फौजदार, तो हर सूबा पे एक ऑफिसर होता था, जैसे सूबेदार हो गए, दीवान हो गए, फौजदार हो गए, उनका अलग अलग काम होता था। ठीक है, दीवान, फौजदार और सूबेदार, याद रखेंगे। मनसब मीन्स रैंक एंड पोजीशन, बाय द वे इन एक एक चीज़ का मतलब, सुबास क्या होते थे, कैसे डिवाइड किए थे, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट होंगे तो वो सारे जब डेप्थ लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे तब ये सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। मनसब का मतलब होता था रैंक और पोजीशन, आपको पता ही है। इट डिटरमाइंड सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। टू कंपोनेंट्स, जात, पर्सनल रैंक एंड सवार, चलो बाय द वे देख चुके हैं। जागीर सिस्टम देख चुके हैं। रेवेन्यू सिस्टम, टोटल का बंदोबस्त, टोटल का सिस्टम था, टोटल बंदोबस्त, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। जब सिस्टम क्या है ये याद कर लो। ठीक है। रिलीजियस पॉलिसी अकबर की ये थी कि अकबर जो फॉलो करता था वो करता था सुल एकुल, मतलब सबके साथ हम लोग शांति बना के रखेंगे। जिजिया जो टैक्स होता है जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था, इसको खत्म कर देता है। ठीक है। और जो पिलग्रिमेज टैक्स था इसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। अकबर बताया पहली बार पहली बार इसको किसने लगाया था। और इसके बाद जरा मुझे जिजिया का पूरा वो बता देना यार, अगर आपको पता है कि जिजिया की पूरी हिस्ट्री क्या थी, किसने लगाया, किसने हटाया, किसने ब्राह्मण्स पे लगाया, सारी चीज़ें मुझे बता देना। ठीक है। दीन है इलाही अकबर ने शुरू करा था कब, 1582 में। ये रिलीजन नहीं था बट कि एक मोरल वर्ड था। उस टाइम पे भी काफ़ी कम फॉलोअर्स थे। ठीक, ज़्यादा फॉलोअर्स थे नहीं, कम फॉलोअर्स थे। बेस्ड ऑन टॉलरेंस, लॉयल्टी एंड एथिक्स, वही बात है कि हम टॉलरेट करेंगे दूसरे रिलीजन को भी, तो ये चीज़ थी। दीन इलाही काइंड ऑफ रिलीजन था बट नहीं था, मोरल ऑर्डर था। ठीक है, एकदम तो रिलीजन नहीं बट हाँ मोरल ऑर्डर था, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कभी क्वेश्चन ये आएगा कि अकबर ने कुछ रिलीजन जैसा स्टार्ट किया था, तो आप लिख देना दीन इलाही। कब स्टार्ट किया तो लिख देना 1582, है ना, यही है। ये भी लिख देना वॉज इट अ सक्सेस, क्या वो सक्सेस था, तो नहीं सक्सेस नहीं था क्योंकि बहुत कम फॉलोवर थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे।
कल्चरल कंट्रीब्यूशन पर्शियन बिकेम द कोर्ट लैंग्वेज, कि पर्शियन कोर्ट लैंग्वेज बन गई। दिल्ली सल्तनत की आपको पता है ना, पर्शियन ही कोर्ट लैंग्वेज थी, याद है ना। ट्रांसलेशन ऑफ रामायण महाभारत इनटू पर्शियन, जो रामायण और महाभारत जो अच्छे हिंदू ग्रंथ हैं, इनको भी क्या कराता है, ये पर्शियन में बेसिकली ट्रांसलेट करा देता है। मतलब जो रिलीजियस बुक्स हैं, है ना, एपिक्स वगैरह, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। पैटर्न ऑफ आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर, पैटर्न मतलब वही है कि आर्ट को, म्यूजिक को, लिटरेचर को बढ़ावा देता है। इसी वजह से हम लोग अकबर के 9 रत्न के बारे में भी जानते हैं। मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजियादीन, अब्दुल रहमान खान ए खाना, अब्दुल रहमान खान ए खाना, राजा मान सिंह जो कि मिलिट्री कमांडर थे, राजा टोडरमल जो कि रेवेन्यू एक्सपर्ट थे। अब राजा टोडरमल का एक बंदोबस्त सिस्टम लोग पढ़े हुए थे, याद करो, अभी 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 हाल पढ़े हुए थे, ठीक है, ये पहले की बात ही कर रहा हूँ, अभी हाल। बीरबल वही है कि काफ़ी समझदार थे, तो एडवाइसर थे। तानसेन म्यूजिशियन थे। फैजी पोइट थे। अब्दुल फजल हिस्टोरियन थे। हिस्टोरिकल सोर्सेज की बात करें तो अकबरनामा जो कि किसने लिखी थी, अब्दुल फजल ने, तो इनके काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। एन ए अकबरी डिस्क्राइब्स हिज एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। एन ए जो अकबरी है इंपॉर्टेंट है, अकबरनामा दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों, ठीक है, मत भूलिएगा। ये साफ साफ बताता है कुछ टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और सोसाइटी कैसी थी। अकबर की जो डेथ होती है वो 1605 में होती है। इनको वरी किया जाता है सिकंदरा आगरा में, और इसके बाद कौन आता है, जहांगीर आता है। अकबर को ग्रेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया करा, रिलीजियस टॉलरेंस करा, एम्पायर स्टेबल हो गया, राजपूत के साथ बढ़िया बना के रखी सारी चीज़ें। बाबर ने फाउंड किया एम्पायर, हुमायूं बड़े मुश्किल से बचा के रख पाया उसको और अकबर को दे पाया, लेकिन अकबर ने उसको बनाया, इस बात को याद रखिए। अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट मुगल रूलर हु कंसिडर्ड द एम्पायर थ्रू मिलिट्री स्ट्रेंथ, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड रिलीजियस टॉलरेंस। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जहांगीर 1605 से 1627। जहांगीर का जो रियल नेम था वो याद रखिए, नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम, ठीक है। अब जिसने भी जुदा अकबर देखा होगा उनको पता होगा सलीम कौन था, तो ये सलीम था, सन ऑफ अकबर। असेंड करता है थ्रोन को 1605 में। टाइटल लेता है जहांगीर का, बिकेम द कनकर ऑफ द वर्ल्ड, जिसका मतलब होता है कनकर ऑफ द वर्ल्ड, के पूरे वर्ल्ड को जीतने वाला जहांगीर का ये मतलब होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अर्ली चैलेंजर जहांगीर फेस्ड रिवेलियस बाय नोबल्स सून आफ्टर असेसन। जैसे ही वो बैठता है गद्दी पे तो भैया उसको नोबल्स काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं कि रिवेलियन मतलब जानते हैं ना कि हम आपको अपोज कर रहे हैं, तो वो चीज़ें देखने को मिलती है। हिज सन खुसरो रिवेलियड अगेंस्ट हिम, जो उसका सन बेटा होता है खुसरो, वो भी इसके अगेंस्ट में रिवेल कर देता है, रिवेलियन स्टार्ट कर देता है। खुसरो वॉज डिफीटेड एंड इम्प्रिजन, के खुसरो को फिर भैया पकड़ लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। दिस शोज सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट्स इन द मुगल सिस्टम। वही है कि मुगल सिस्टम में हमको सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये फिक्स नहीं था कि जो बड़ा लड़का है वो बनेगा, फिक्स ये था कि कोई भी बन सकता है जो भी कैपेबल हो या फिर जो भी चाहे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस, तो बात करोगे जहांगीर फेमस था अपने सेंस ऑफ जस्टिस के लिए, क्योंकि उसने एक चेन ऑफ जस्टिस बेसिकली अपने पैलेस के बाहर टांगी हुई थी कि जो भी इसको बचाएगा उसको इंसाफ मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि चेन ऑफ जस्टिस किसने इंट्रोड्यूस करी, तो जहांगीर, ठीक है। और जहांगीर का क्या नाम था, सलीम, तो इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। चेन ऑफ जस्टिस बेसिकली जंजीर ए अदल आउटसाइड हिज पैलेस, पैलेस के बाहर कर देता है कि जो भी इसको बचाएगा, एनी सब्जेक्ट पुल द चेन टू सीक जस्टिस इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली फ्रॉम द एम्परर, कि जब भी आपको लगे कि हमारे साथ गलत हुआ है तो आप सीधे उस घंटा को जाके बजा दीजिए और जो एम्परर है वो खुद आपको जस्टिस देंगे। सिंबल ऑफ रॉयल अकाउंटेबिलिटी एंड जस्टिस, इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ नूरजहां, नूरजहां कौन है, याद रखिएगा। जहांगीर मैरिड मेहर उन निसा, लेटर टाइटल नूरजहां, कि जहांगीर शादी करता है इनसे, मेहर उन निसा से, जो बाद में जाके जो टाइटल ले लेती है किसका, नूरजहां का। और ये सबसे पावरफुल वुमेन थी मुगल हिस्ट्री में। कॉइन्स वर इशू, इसके नेम पे कॉइन इशू करे गए। रॉयल ऑर्डर्स इसके नेम पे दिए गए, है ना। रॉयल ऑर्डर, जो बड़े बड़े जो रॉयल ऑर्डर्स होते थे उनमें भी इनकी सील लगी रहा करती थी, है ना, इन्हीं के नेम की, नूरजहां की। हर फैमिली डोमिनेटेड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो इनकी जो फैमिली थी वो काफ़ी डोमिनेट करती थी एडमिनिस्ट्रेशन को। नूरजहां जनता, अब ये नूरजहां जनता क्या है, ये एक पॉलिटिकल ग्रुप है जिसमें ये 4 लोग थे। आप सुनो कौन थे। नूरजहां, एक तो नूरजहां खुद थी, एक असफ खान था जो कि नूरजहां का भाई था, एक इतामिद उल दुल्ला जो कि इसके फादर थे किसके, नूरजहां के, और प्रिंस खुर्रम जो कि शाहजहां है, जो कि स्टेपसन था किसका, नूरजहां का। तो ये सारे लोग इसमें थे। नूरजहां का लड़का नहीं, स्टेपसन, इसको याद रखेंगे। दिस वीकेंड जहांगीर पर्सनल अथॉरिटी, इसी वजह से जो जहांगीर की पर्सनल अथॉरिटी है वो वीक हो जाती है, क्योंकि नूरजहां का ज़्यादा दबदबा चल रहा था उस टाइम पे। फॉरेन रिलेशन की बात करें तो जहांगीर वीकेंड यूरोपियन ट्रेडर्स, स्पेशली द इंग्लिश। जहांगीर वेलकम करता है यूरोपियन ट्रेडर्स को, और इंग्लिश को बेसिकली ज़्यादा वेलकम करता है। और ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है, ये जो लाइन लिखी है यहाँ पे, इसको याद रखिए। सर थॉमस रो विजिट करते हैं जहांगीर के कोर्ट को 1615 में, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मत भूलिएगा इस चीज़ को, ठीक है। दिस स्ट्रेंथेंड ब्रिटिश प्रिविलेजेस इन इंडिया, इस चीज़ को मैं पढ़ के दिखाऊंगा। स्ट्रेंथ टेंट, ठीक है, दिस स्ट्रेंथेंड ब्रिटिश ट्रेड प्रिविलेजेस इन इंडिया। यार मैं ऐसे नहीं बोल पाता हूँ, मुझे तो ये लगता है
स्ट्रेंथेंड, स्ट्रेंथेंड बोलते हैं इसको। स्ट्रेंथ मतलब तो ताकत होती है, वो तो मैं समझ रहा हूँ, ये लिखा क्या है इसका मतलब भी पता है, बट मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ यार। ठीक है, मिलिट्री कैंपस की बात करें तो कंटिन्यूड अकबर एक्सपेंशन पॉलिसी, कि अकबर की जो पॉलिसी थी कि भैया एक्सपेंड करना है, लेकिन तमीज से तो वही सारी चीज़ें इसको ये कंटिन्यू करते हैं। कैंपेन्स इन मेवाड़ एंडेड विद द सबमिशन ऑफ अमर सिंह, कि भैया मेवाड़ में काफ़ी कैंपेन्स करते, लेकिन जब अमर सिंह अपनी हार मान जाते हैं, जो कि सन थे राणा प्रताप के। राणा प्रताप कौन थे, किसका बैटल हुआ था, किसके साथ हुआ था, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, है ना। तो तब उनको पता चल जाता है कि हाँ मेवाड़ जीत गए, क्योंकि जो अमर सिंह है वो सबमिशन कर देता है। मुगल अथॉरिटी वॉज रिस्टोर्ड विदाउट ह्यूमिलेटिंग राजपूत, कि जो मुगल्स की अथॉरिटी वो वापस आ जाती है राजपूत को बिना परेशान किए। ये अच्छी चीज़ है, इससे आप अच्छा क्या लेंगे, है ना, कि जो मुगल्स की अथॉरिटी वो वापस आ जाती है और आपने राजपूत को परेशान भी नहीं किया। डक्कन पॉलिसी की बात करें तो मुगल कैंपेस कंटिन्यूड अगेंस्ट अहमदनगर, कि जो मुगल्स के जो कैंपेस है वो अहमदनगर की तरफ काफ़ी चले। मलिक अहमदनगर की इंपॉर्टेंस क्या है ये हम लोग कभी बाद में देखेंगे। मलिक अंबर, ये सारी चीज़ें भी बाद में देखेंगे। मलिक अंबर असिस्टेंट मुगल फोर्स इफेक्टिवली, जो मलिक अंबर होते हैं वो मुगल फोर्स को इफेक्टिवली पीछे लगाते हैं। जहांगीर एडमायर्ड मलिक अंबर से इंटेलिजेंस बट अपोज्ड हिम पॉलिटिकली, कि मलिक अंबर की जो इंटेलिजेंस है उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं, बट पॉलिटिकली तो उसको अपोज करते हैं जहांगीर। सिख के साथ ये थोड़ा देख लो, है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि रिलेशन विद सिख्स। जहांगीर ऑर्डर द एग्जीक्यूशन एंड किल्ड ऑफ गुरु अर्जन देव। गुरु अर्जन देव उन 10 सिख गुरुओं में से एक थे जिनको डेथ करा देते हैं, कौन, जहांगीर। इसी वजह से मुगल और सिख का रिलेशन है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, हमेशा के लिए। ठीक है, सिख मूवमेंट बिकेम मोर मिलिटराइज, इसकी वजह से जो सिख मूवमेंट है उसमें ज़्यादा मिलिट्री वाली चीज़ें हमको देखने को मिलने लगती है, क्योंकि आपको पता है कि अब ये लोग इनके गुरु को मानने लगते हैं ना। समझो ना कि जो जहांगीर वो क्या कर देता है, गुरु अर्जन देव को मार देते हैं, इस बात को समझो, है ना, तो दिक्कत आ जाती है। और बाकी सिख एम्पायर को भी हम लोग कभी भैया डेप्थ में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा खासा डेप्थ में, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में आपको, बहुत एक एक चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। जहांगीर, अच्छा बाय द वे आज है 5 जनवरी, आज क्या है, आज क्या है जरा कोई कमेंट करके बता पाएगा। जहांगीर वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ पेंटिंग, जहांगीर को भैया पेंटिंग बहुत पसंद थी। मुगल मिनिएचर पेंटिंग रीच्ड इट्स पीक, इस टाइम पे जो मुगल की जो मिनिएचर पेंटिंग थी वो भैया अपने एकदम पीक टाइम पे आ चुकी थी। नेचुरल थीम्स, वर्ड्स, एनिमल्स एंड पोर्ट्रेट्स फ्लरिश्ड। पोर्ट्रेट्स मतलब जानते हो ना, पोर्ट्रेट्स ऐसे टाइप के जो अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स होती हैं, वो उस टाइम पे भैया बहुत चल रही थी, है ना। किसके टाइम पे, इसके टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे, ठीक है। लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, तो जहांगीर रोट इज ऑटोबायोग्राफी तुझक ए जहांगीरी, इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इट प्रोवाइड इंसाइट इनटू पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोर्ट लाइफ, ये साफ साफ हमको कुछ चीज़ें जानने को बताता है एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स और कोर्ट लाइफ के बारे में इसके टाइम पीरियड की, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्टोरियंस के लिए, ठीक है। रिलीजियस पॉलिसी की बात करें तो फॉलोड बाय अकबर पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस ब्रॉडली, कि भैया जो अकबर जैसे टॉलरेट कर रहा था, राजपूत से नहीं लड़ता था, दूसरे रिलीजन के बारे में गलत नहीं बोल रहा था, वो भी इसी पॉलिसी को फॉलो करते हैं। हाउ एवर ही वॉज लेस लिबरल, इतना ज़्यादा पैसा तो व्यक्ति नहीं था कि थोड़ी ज़्यादा इतनी अकल हो, बट सपोर्टिंग अदर ओपिनियंस देन अकबर, कि वही बात है, इतना लिबरल नहीं था कि सबके ओपिनियन सपोर्ट करे। सपोर्टेड इस्लाम बट अवॉइडेड मास परसेशन मिस ट्रीटमेंट, कि इस्लाम को सपोर्ट तो करता है बट भैया ये नहीं कहता है कि सबके साथ गलत करो। इस्लाम को हम सपोर्ट कर रहे हैं बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो इस्लाम को सपोर्ट नहीं कर रहे उनके साथ ज़्यादा गलत करो, तो वो चीज़ भी ये नहीं करता था। तो रिलीजियस पॉलिसीज भी ठीक ही थी इसकी। वीकनेस ऑफ जहांगीर की बात करें तो भैया एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑफ नूरजहां पे कुछ ज़्यादा ही डिपेंड हो गया था। और बाद में भैया दारू और ओपीएम मतलब क्या होता है, जरा मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ओपीएम सुना सुना लग रहा है आपको काफ़ी ज़्यादा, तो इस पे ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है। और भैया जो इन चीज़ों पे डिपेंडेंट हो जाता है वो तो वैसे ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा कि जहांगीर की डेथ हो जाती है कब, 1627 में। ही वॉज बरीड इट शाहदरा, जो कि लाहौर में है। ही वॉज सक्सीडेड बाय शाहजहां, और इसके बाद कौन आता है, शाहजहां आता है। वाई जहांगीर इज इंपॉर्टेंट, चलो देख लो कि भाई ये स्टैंड कर देता है मुगल का जस्टिस सिस्टम। क्या, क्यों जस्टिस सिस्टम, क्यों, क्योंकि पिछले घंटी लगाई थी, उस घंटी का नाम बताओ मुझे, ठीक है, कहाँ लगाई थी ये भी बताओ। इनकरेज यूरोपियन ट्रेड, इनकरेज कर रहा था यूरोपियन को आने दो, क्योंकि इंग्लिश इनके कोर्ट में आए थे। कब आए थे जरा ये आप मुझे बताओगे। पीरियड ऑफ रिलेटिव पीस एंड स्टेबिलिटी, इस टाइम पे काफी स्टेबिलिटी रहती है, वो तो आप समझ ही गए थे। जहांगीर रेन इज रिमेंबर्ड फॉर जस्टिस आर्ट एंड नूरजहां डोमिनेंस, तो इंपीरियल अथॉरिटी वीकेंड, कि जो इंपीरियल अथॉरिटी थी वो वीक हो गई, बट फिर भी जो नूरजहां का डोमिनेंस था उसकी वजह से हम लोग इसको जानते हैं, जस्टिस की वजह से जानते हैं। इस टाइम पे आर्ट काफ़ी फ्लरिश हुई, उस टाइम से हम लोग जो जहांगीर का टाइम पीरियड है उसको याद रखते हैं। शाहजहां, इस व्यक्ति को जो हम लोग जानते हैं, बाय द वे ये जो व्यक्ति, इसका नेम क्या था, प्रिंस खुर्रम, प्रिंस खुर्रम। और ये पार्ट था किसका, मुझे बताओ कि इससे पहले जो नूरजहां थी उन्होंने एक चीज़ बनाई हुई थी, उस चीज़ में 4 लोग थे।
और उन 4 में एक ऐसा ये भी व्यक्ति था, है ना। ये व्यक्ति नूरजहां का कौन था, ये मुझे बताओ, ठीक है। शाहजहां रियल नेम वॉज प्रिंस खुर्रम, ही वॉज द सन ऑफ जहांगीर एंड जगत गोसिनी, जो कि राजपूत रुलर थी। आका मनमती इनको बोल जाते हैं ना, मनमाती, जो भी आप बोलना चाहें। ही असेंडेड द थ्रोन इन 1628 आफ्टर अ स्ट्रगल ऑफ सक्सेशन। बाय द वे ये याद रख लेना, ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है, इस चीज़ को रख लेना, मतलब रख लेना। तो ये तो आपको टाइम पीरियड याद ही रहेगा। ही एग्जीक्यूटेड मैनी राइवल्स टू सेक्योर हिज रूल, कि जितने भी राइवल्स हुए उन सबको ये मरवा देता है भैया, क्योंकि हमारा रूल बचा रहा है, हमको जिंदा रहना, हमको अकल लगानी है, ठीक है। नेचर ऑफ हिज रूल देख लो भैया। शाहजहां रेन इज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर इस टाइम पे, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं करा। मतलब ताजमहल बनवाया यार, बट नहीं करा काफी कुछ है। चलो देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। जो भी है, औरंगजेब क्या करता है इनके साथ, वो तो आपको पता ही होगा। चलो अभी आगे डिस्कस करेंगे। शाहजहां रेन कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रलाइज, एडमिनिस्ट्रेशन भैया काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा और सेंट्रलाइज, मतलब कि हाँ बीच से ही सारी चीज़ें चलेगी, ऐसा नहीं कि आपको भी दे दिया आपको भी दे दिया, ऐसा कुछ नहीं था, सेंट्रलाइज रहा। सेंट्रलाइज भैया, अब एक बात बताओ कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पर हम लोग सेंट्रलाइजेशन नहीं चला पा रहे थे, डिसेंट्रलाइज करना पड़ता था, दूसरे लोग को पावर देनी पड़ती थी। अब क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि अब हम लोग दूसरे लोग पे कब्जा ही नहीं कर रहे हैं भाई। हमने मुगल्स को, हमने जो राजपूत रूलर्स हैं उनको बोल दिया कि इंडिपेंडेंट रहो आप, ठीक है, बस अंडर रहो मुगल्स के। ये चीज़ थी, इंडिपेंडेंट ही रहो, हम अपना आदमी भी नहीं भेज रहा था। ये सारी चीज़ें देखो। एडमिनिस्ट्रेशन रिमेन स्ट्रॉन्ग, ठीक है। नोबल्स बिकेम मोर पावरफुल एंड वेल्दी, के जो नोबल्स वो ये ज़्यादा पावरफुल और वेल्दी हो गए। मेजर मिलिट्री कैंपेन्स, तो मुगल्स कंट्रोल ओवर दक्कन वॉज एक्सपेंडेड, मुगल का जो कंट्रोल है वो दक्कन तक भैया एक्सपेंड हो गया था। अहमदनगर वॉज फाइनली नेक्स्ट, वही बात है कि अहमदनगर फाइनली जीत लिया गया। कैंपेन्स अगेंस्ट बीजापुर एंड गोलकंडा कंटिन्यू, कि भैया बीजापुर और गोलकंडा की तरफ जो कैंपेन्स थे वो चलते रहे, क्योंकि पहले भी किए गए होंगे। कहांदर वॉज लॉस्ट टू द सफेद पर्सियन अ मेजर सेटबैक, जो सफाविद से पर्सिया जहाँ से हेल्प ली थी, बताओ जरा किसने, हुमायूं ने, याद आ रहा है। तो ये भैया दोबारा ये लोग वापस ले लेते हैं कहादर, ठीक है, कंधार, जो कि थोड़ा सा दिक्कत दे देता है ना। याद करोगे उसके दादाजी ने या परदादाजी ने क्या करा था, याद करो। जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इनके दादाजी ने या परदादाजी ने एक चीज़ को जीता हुआ था, कहादर, इन्हीं की मदद से। अब ये वापस ले लेते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ कंधार वीक कर देता है मुगल के प्रेस्टीज को, मतलब जो उनकी इज्जत है उस चीज़ को काफ़ी थोड़ा कम कर देता है। रिलेशन विद राजपूत, शाहजहां फॉलोड अकबर अलायंस पॉलिसी, क्योंकि अकबर की जो अलायंस पॉलिसीज थी, अकबर की जो अलायंस पॉलिसी थी वो इंस्पायर्ड थी शेरशाह सूरी से, और जो शेरशाह सूरी की थी वो इंस्पायर्ड थी काइंड ऑफ, अगर हम लोग बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी से, ठीक। तो ये समझो कि अलाउद्दीन खिलजी की सारी चीज़ें अभी तक चली आ रही हैं, काइंड ऑफ, है ना। अकबर की तो सारी की सारी थी शेरशाह सूरी से, ये तो याद रखो, बट शेरशाह सूरी की इंस्पायर्ड थी उससे, वो भी याद रखिएगा। मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद राजपूत रूलर, जो राजपूत रूलर से उनके साथ मेंटेन करा फैमिली रिलेशन, कि भैया चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भाई भाई अपन लोग बढ़िया आपस में रहो, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, वही वाली चीज़ें। राजपूत हेल्ड हाई मनसब, राजपूत उनको बड़े बड़े मनसब दे दिए जाते थे ताकि वो रिवेल ना करें, है ना। तो मनसबदारी सिस्टम करिए, जो मनसबदारी सिस्टम वो चलता रहा। मनसबदारी सिस्टम क्या है मैं नहीं बताऊंगा, जागरण सिस्टम भी नहीं बताऊंगा, 2-4 बार बता चुका हूँ आपको स्टार्टिंग में, कि जो नंबर है ना नोबल्स का वो ज़्यादा बढ़ गया, इस वजह से जागीर का क्राइसिस हो गया। सेम सेम लोग औरंगजेब के टाइम पे भी देखते हो, और औरंगजेब का टाइम पीरियड आने ही वाला है, तो वही चीज़ है कि इस टाइम पे भी हमको ये देखने को मिलता है कि जागीर का क्राइसिस हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी डिक्लाइन ड्यू टू ओवर सेंट्रलाइजेशन एंड फिजिकल गवर्नमेंट एंड पब्लिक मनी प्रेशर, जो एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि भैया आप सारा का सारा कंट्रोल सेंटर पर रख रहे थे। सेम चीज़ मैं भी आपको बताया था कि सारा का सारा कंट्रोल इनका सेंटर पे था। पहले तो कंट्रोल कर पा रहे थे क्योंकि आप बांटे हुए थे चीज़ों को, मतलब वो जो राजपूत है वो बढ़िया रूल कर रहे थे, बट अब ये चीज़ नहीं हो पा रही थी, क्योंकि आप इतने प्रोमिनेंट रूलर नहीं है, आप वीक रूलर, इस बात को समझो। इतने भी मतलब कंपेयर करा जाए तो, है ना। लैंड रेवेन्यू वॉज हाई टू मीट मिलिट्री एंड आर्किटेक्चरल एक्सपेंस, जो लैंड रेवेन्यू था वो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिया, किस लिए, कि भैया हमको अच्छी अच्छी चीज़ें बनवानी है, मिलिट्री को सारी चीज़ें सही करनी है, तो भैया पैसा तो लगाना पड़ेगा, तो ये चीज़ें थी। तो हैवी टैक्सेशन इंक्रीज प्रेशर ऑन पीजेंट, कि भैया अगर तुम भैया इतना सारा पैसा लोगे तो यार गरीब आदमियों का क्या होगा। उन्होंने कहा गरीब आदमियों का मतलब नहीं है, पैसा आपको देना पड़ेगा। तो मतलब गरीबों के साथ गलत हुआ, पीजेंट जो वर्कर वगैरह थे उनके साथ सही नहीं हुआ ये चीज़। आर्किटेक्चर का याद करो कि भैया ताजमहल को बनवाते हैं इन द मेमोरी ऑफ मुमताज़ महल, कंस्ट्रक्ट करते हैं रेड फोर्ट दिल्ली को, जामा मस्जिद को, शाहजहानाबाद जो कि दिल्ली है, ठीक है, मूव कर देते हैं कैपिटल आगरा की, कहाँ पे, शाहजहानाबाद, जो कि दिल्ली में है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं को हम लोग इंजीनियर किंग के नाम से भी जानते हैं।
आर्ट एंड कल्चर, तो मुगल पेंटिंग बिकेम मोर फॉर्मल एंड रॉयल, लिटरेचर वॉज कैलीग्राफी फ्लरिश्ड, ठीक है, लिटरेचर एंड कैलीग्राफी, कैलीग्राफी वैसे भी क्या होता है, लिखावट वाली चीज़ें, तो ये उस टाइम पे काफ़ी फ्लरिश्ड करती है। पर्शियन रिमेंड द कोर्ट लैंग्वेज, पर्शियन अभी भी कोर्ट लैंग्वेज रही। मोर ऑर्थोडॉक्स देन अकबर एंड जहांगीर, अकबर और जहांगीर के कंपेयर में ये ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे। वाई द वे ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है, ये जो ऑर्थोडॉक्स टर्म है इसका क्या मतलब होता है, कमेंट करके बता दीजिए। जैसे एक दो और टर्म होंगे यहाँ पे जो कि आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा ये तो बहुत सिंपल है, चलो ठीक है, अभी कुछ देखेगा तो पूछूंगा, ठीक है। हाँ ये कैलीग्राफी बताइएगा। तो सम रिस्ट्रिक्शंस और टेम्पल्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, इतनी ज़्यादा नहीं बट कुछ, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश्ड, इंडिया एक्सपोर्टेड टेक्सटाइल स्पाइसेस एंड प्रीशियस स्टोन, यूरोपियन कंपनीज एक्सपेंडेड ट्रेड, जो यूरोपियन कंपनीज है वो ट्रेड को एक्सपेंड कर देती है। वॉर ऑफ सक्सेशन की बात करें, नो फिक्स्ड लॉ ऑफ सक्सेशन, फोर सन्स फाउट फॉर द थ्रोन, चार बेटे हैं जो लड़ते रहते हैं भैया कि पापा हमको दो, पापा हमको दो, तो दारा सिकवा नेम याद रखेंगे, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद, चारों का नेम याद रखेंगे। इनका जो बीच में सारी चीज़ें चलती हैं वो हम लोग पढ़ेंगे जब डेप्थ में लेक्चर को जानेंगे, ठीक है। और यहाँ से आ जाता है एक अच्छा सा व्यक्ति, कर्रा व्यक्ति, इसका नेम है औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब सबको खत्म कर देता है भाई, ठीक है, जितने भी सारी चीज़ें सबको खत्म कर देता है। वॉर ऑफ सक्सेशन वीकेंड मुगल स्टेबिलिटी, वही बात है कि जब भी वॉर ऑफ सक्सेशन होगा कि भैया हम रूल करेंगे तो वो हमेशा मुगल की जो स्टेबिलिटी है उसको वीक कर देता है। इम्प्रिजनमेंट ऑफ शाहजहाँ, के शाहजहाँ को जेल में डाल देता है कौन, औरंगजेब, औरंगजेब इम्प्रिजेंट शाहजहाँ, आगरा फोर्ट के सामने डाल देता है। और जो शाहजहाँ का पूरा जीवन बीतता है वो ऐसे बीतता है कि वो बस ताजमहल को देखते रहते हैं, और उनकी जो डेथ हो जाती है वो 1666 में हो जाती है, ठीक है। वरियर, तो वरीड बिसाइड मुमताज महल इन ताजमहल के, भैया ताजमहल को तुम देखते रहो और तुम्हें आपको मुमताज महल के बगल पे ही हम लोग आपकी पे क्या बोलते हैं उनको, कब्र बना देंगे, तो ये करते हैं, ठीक है। वरियर इनका मुमताज महल के बगल पे ताजमहल में देखने को मिलता है। शाहजहाँ इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि पीक था मुगल आर्किटेक्चरल अचीवमेंट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बट एक्सपेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेन, के भैया अब जो दिक्कतें हैं वो थोड़ा थोड़ा समझ गए। शाहजहाँ रेन मार्क द आर्किटेक्चरल जेनिथ ऑफ द मुगल, जेनिथ मतलब एकदम टॉप है ना। एम्पायर बट सोर्ट सीड्स ऑफ डिक्लाइन ड्यू टू हाई एक्सपेंडिचर एंड सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट, कई वही बात है कि पैसा इस टाइम पे कुछ ज़्यादा लग रहा था, ठीक है, तो वही चीज़ थी, कमी वगैरह हो गई थी। ऊपर वायदा भी डिस्कस किए थे इन चीज़ों को, और ये टैक्स भी ले रहे थे, ये भी पता होगा। अब हम लोग लास्ट रूलर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट रूलर मुगल का नहीं है भाई, ये लास्ट प्रोमिनेंट रूलर, रूलर तो बहुत सारे हैं, ये प्रोमिनेंट लास्ट रूलर है, तो इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब का जो फुल नेम था वो आलमगीर था, आलमगीर औरंगजेब, आपको पता होगा अगर आपने मूवी देख रखी है तो, ठीक है। नेचर एंड रूल की अगर बात करें तो औरंगजेब रूल्ड नियरली 50 ईयर्स, तो औरंगजेब कम से कम 50 ईयर्स के लिए रूल करता है। द लॉन्गेस्ट मुगल रेन, इस बात को याद रखिए, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट मुगल रेन है, ठीक है। चलो थोड़ा वो क्योंकि टेलीग्राम पे बेसिकली 9 बज गए हैं तो वो शुरू हो गया है रिवीजन वाला टाइम, और मैं यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है। और मुझे पता है मेरा एकदम दिमाग ख़राब हो जाएगा अगर ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई तो, बहुत ज़्यादा तेज़ वाला, ठीक है। ये ओबीएस स्टूडियो को मैं, नहीं भाई अच्छी चीज़ है, ठीक है, ऐसा नहीं बोलते हैं नहीं तो बुरा मान जाएगा। नेचर ऑफ रूल, तो औरंगजेब रूल करते हैं 50 साल के लिए, जो कि लॉन्गेस्ट मुगल रूल होता है। ही एक्सपेंडेड द एम्पायर टू द ग्रेटेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट, कि जितना ज़्यादा एम्पायर फैल सकता था वो औरंगजेब के टाइम पे फैलता है। ये रूल भैया स्ट्रिक्ट था, सेंट्रलाइज था, ऑर्थोडॉक्स था, कि भैया रूल है भैया सेंटर पे रखेंगे, और काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है, और ऑर्थोडॉक्स था। ऑर्थोडॉक्स का मतलब अभी तक बताया नहीं आप लोग। ये फॉलोड ऑर्थोडॉक्स सुन्नी इस्लाम, अब ये सुन्नी है, सिया है, ये सारी चीज़ें जब बर्थ ऑफ इस्लाम देखा था तब देखेंगे, तो डेप्थ में बाद ही में देखेंगे, मत जानिए। री इम्पोज, दोबारा से जिजिया टैक्स आ गया नॉन मुस्लिम पे 1679 में, याद रखिए जिजिया का पूरा मुझे चाहिए हिस्ट्री आप लोग से कमेंट में। कोर्ट म्यूजिक और डांस सबको खत्म कर दिया, मतलब सबको नहीं, सारा म्यूजिक नहीं, बट हाँ सारी चीज़ों को बैन कर देता है ये। डिस्ट्रॉय सम टेम्पल बट ऑल्सो ग्रांटेड लैंड टू अदर्स, कुछ जो टेम्पल्स उनको डिस्ट्रॉय कर देता है बट कुछ को ये लैंड भी ग्रांट करता है। औरंगजेब वॉज रिलीजियसली स्ट्रिक्ट बट नॉट ब्लाइंडली एंटी हिंदू, हाँ माना कि रिलीजियसली स्ट्रिक्ट था कि इस्लाम को माना जाए, बट ऐसा नहीं था कि एंटी हिंदू था कि हिंदू देखे मानने लगा, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है।
तो शाहजहाँ वाली बात वो बताई है कि जितने लोगों ने बनवाया था उतने लोगों के हाथ काट दिए थे। सुना तो नहीं है सारी बातें, यकीन तो नहीं, मानते तो नहीं हो इन सब सारी चीज़ों पे, ठीक है। तो राजपूत पॉलिसी की बात करें तो रिजर्व अकबर्स पॉलिसी ऑफ कॉपरेशन कोई वही है जो अकबर की ये पॉलिसी देखो, सारे के सारे अकबर की पॉलिसी चला रहे हैं। याद रखिए, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट में की लड़ाई रहती है मारवाड़ और मेवाड़ के चक्कर में, साथ में राजपूत सपोर्टेड वीकेंड, राजपूत सपोर्टेड, जो राजपूत का सपोर्ट था वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। दिस डैमेज मुगल स्टेबिलिटी, इसी वजह से मुगल सब उतने स्टेबल नहीं रह पाते। इनकी लड़ाई चलती है शिवाजी के साथ और साथ में संभाजी महाराज के साथ। और जो संभाजी महाराज है भाई साहब, जिसने भी छावा मूवी देखी है, मतलब एकदम सारी चीज़ें उसमें, एक ऐसी मूवी अगर मुझे कोई अच्छी लगी बॉलीवुड की जिसको मैं बार बार देख सकता हूँ वो छावा है। क्या एक्टिंग करी विक्की कौशल ने, प्लीज़ एक बार देखिएगा। और संभाजी महाराज के बारे में जब आप देखोगे ना, सारी की सारी चीज़ उसमें रियल है ना, और उसमें तो दिखाई ही नहीं है मूवी में, सेंसरशिप के चक्कर में, बाकी देख नहीं पाते आप वो चीज़, रोंगटे खड़े हो जाते हैं आदमियों के भाई। और जो भाई दहाड़ है, मतलब क्या बोलते हैं विक्की कौशल, जो कैरेक्टर सामने ले आया, तुम ये समझो, देखना उस चीज़ को, ठीक है। छावा मूवी कभी मिस मत करना। औरंगजेब स्पेंड करते 25 ईयर्स इन द दक्कन, 25 साल के दक्कन में क्यों रहते हैं? क्योंकि भैया जो शिवाजी थे वो गोरिल्ला बर्फरी यूज करते थे कि आएंगे अटैक करेंगे भाग जाएंगे, आएंगे अटैक करेंगे भाग जाएंगे। तो इसी वजह से 25 साल परेशान रहते हैं। मतलब शिवाजी तो कुछ टाइम पर चले जाते हैं, बट जो इनके लड़के होते हैं संभाजी महाराज, है ना, वो चीज़। बट मूवी में कुछ चीज़ें वैसी भी दिखाई गई हैं कि शिवाजी महाराज काफ़ी संभाजी महाराज को माना करते, मतलब माना करते थे, बट उनके बीच में भी थोड़ी अनबन जैसी चीज़ें थी। ये मैं पढ़ा हुआ था जब मैं लेक्चर्स वगैरह ले रहा था, तो मुझे पता चली ये चीज़ें, ठीक है। एनएच बीजापुर, ये बीजापुर को जीते 1686 और गोलकोंडा को 1687 में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कंटिन्यू करते हैं वॉरफेयर एग्जिस्टेड द एम्पायर, जो वॉरफेयर कंटिन्यू चलता रहा, इसकी वजह से जो एम्पायर है वो पूरा का पूरा खत्म होने लगा। डक्कन वॉर्स कॉज फाइनेंशियल क्राइसिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन, जो डक्कन के जो वॉर थे वो फाइनेंशियल क्राइसिस ला जाते हैं कि पैसों की कमी पड़ जाती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन, वही बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंट्रोल है वो एकदम खत्म सा हो जाता है। मराठा कॉन्फ्लिक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, कि मेजर चैलेंज इनको शिवाजी से मिला, और शिवाजी से तो मिला ही मिला, संभाजी महाराज वाला अगर आप देखोगे, संभाजी महाराज ने खत्म कर दिया मतलब औरंगजेब को, काइंड ऑफ एक तरीके से पूरा। शिवाजी यूज गोरिल्ला वॉरफेयर, आपको पता है। औरंगजेब फेल टू क्रश मराठास कंप्लीटली, जो औरंगजेब है मराठास को कभी भी कंप्लीटली क्रश नहीं कर पाया, ठीक है। आफ्टर शिवाजी मराठास बिकेम इवन स्ट्रॉन्गर, जब उनको लगा हम शिवाजी को खत्म कर देंगे अब कौन ही बचेगा, तो उस टाइम पे आते हैं संभाजी महाराज। सिख के साथ ये याद रख लो कि भैया इन्होंने गुरु तेग बहादुर का क्या करा था, एग्जीक्यूशन, मतलब इनको खत्म करा था। तो वो भैया मुगल्स का रिलेशन वैसे ही ठीक नहीं था गुरुज के साथ। लीड टू द मिलिटराइजेशन ऑफ सिक्स अंडर गुरु गोविंद सिंह, इसी वजह से गुरु गोविंद सिंह जी के अंडर में हमको मिलिटराइजेशन देखने को मिलता है कि हम लोग मिलिट्री पे ये लोग और फोकस करने लगते हैं, सिक्स लोग, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, द मनसबदारी सिस्टम कंटिन्यूड बट बिकेम करप्ट, जो मनसबदारी सिस्टम में चल तो रहा था बट करप्शन आ गया था सर। द क्राइसिस डिपेंड, हाँ वही बात है, डिपेंड ड्यू टू द लैक ऑफ रेवेन्यू, जो क्राइसिस है वो भैया और ज़्यादा गहरा होता जा रहा था क्योंकि भैया रेवेन्यू की कमी थी। नोवेल्स बिकेम डिस्क्वालीफाइड, जो नोवेल्स है उनको हटा दिया गया था, ठीक है, ठीक है, हटा दिया गया था क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं रह रहे थे, तो भैया वो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों को समझ लीजिए। इकोनॉमिक कंडीशन क्या देखोगे इसमें, हैवी मिलिट्री एक्सपेंडिचर, वही समझ पा रहे हो कि भैया मिलिट्री पे ज़्यादा पैसा जा रहा था, पैसा आपके पास थे नहीं, नोवेल्स आपके खुश नहीं थे, तो नोवेल्स खुश नहीं थे तो दिक्कत तो समझ लो कि एम्पायर आपका वैसे ही खत्म होने वाला है, ठीक। यही है, इनके आगे पीछे घूमते रहो तो बच्चे वो बनना खत्म हो, सीधी बात है। हाई टैक्सेशन और पीजेंट, जो पीजेंट्स हैं उन पे भैया काफ़ी सारा टैक्स लगा दिया गया। एग्रीगियन डिस्ट्रेस, इनकी जो एग्रीगियन जॉब है ना, फसल असल, इसकी काफ़ी कमी हो गई। रिवेलियंस ड्यूरिंग औरंगजेब के टाइम पे राजपूत रिवेली कर देते हैं, मराठा रेजिस्टेंस को उनको देखना पड़ता है, सिख रेजिस्टेंट, जाट और सतनामी रिवॉल्ट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है औरंगजेब को। औरंगजेब परेशान होकर कुछ दिन बाद औरंगजेब खत्म हो जाता है। औरंगजेब के बारे में ये बात याद रखिए कि औरंगजेब भैया काफ़ी सिंपल था पर्सनली, अगर बात करें तो कुछ उसने मॉन्यूमेंट्स बनाए। नोटेबल स्ट्रक्चर की बात करें तो बादशाही मॉस्क लाहौर में याद रखेंगे। पर्सनल लाइफ की बात करें तो भैया बहुत सिंपल लाइफ जिया, इसने पैसे जीते, कुरान को लिख लिख के कॉपी कर करके इसने पैसे कमाए, और उसी पैसे से इसने क्या करा, बरगिल बनाया अपना। बरगिल मतलब कि जहाँ पे इसको जलाया गया, तो वो ये बनाना है। डाइड इन 1707 डक्कन, डक्कन में 1707 में डेथ हो जाती है। इसको कूलाबाद महाराष्ट्र में बेचारा 1707 में जब मरता है तो संभाजी महाराज को याद करता होगा यार, जब वो बोलते हैं ना कि जब डेथ से पहले कि
एक बार अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरे जैसा तो 100 आ जाएंगे, लेकिन जब तू खत्म होगा तब तेरे जैसा कोई वापस नहीं आएगा। और जब मतलब एक बार जो मुगल्स खत्म होगा तो कभी वापस नहीं आएंगे। तो वही बात सच हो जाती है। इसके इतने वीक रूलर्स आते हैं, खत्म हो जाते हैं सब। काफी सिंपल ग्रेव इनकी, काफी सिंपल। ठीक है, इस बात का रखेंगे। Consequences of औरंगजेब्स रूल, द एम्पायर एक्सपेंडेड टेरिटोरियली बट वीकेंड इंटरनली, की जो एम्पायर है काफ़ी ज़्यादा बेसिकली एक्सपेंड कर जाता है टेरिटरी के हिसाब से। आपको पता है ना कि सबसे ज़्यादा इन्हीं के टाइम पे हुआ था, बट इंटरनली काफ़ी वीक हो जाता है, पैसे वैसे ही कमी रह जाती है, नोबल्स खुश नहीं थे, मिलिट्री ठीक नहीं चल रही थी। सेंट्रल अथॉरिटी डिक्लाइंड आफ्टर हिज डेथ, जो सेंट्रल अथॉरिटी वो डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है, इसकी डेथ के बाद स्टार्टेड ऑफ मुगल डिक्लाइन, यहाँ से मुगल्स का जो डिक्लाइन है वो खत्म हो जाता है। वाई औरंगजेब स्ट्रॉन्ग रूलर बट रिजिड पॉलिसीज, रूलर तो स्ट्रॉन्ग था बट इसकी जो पॉलिसीज थी काफ़ी रिजिड थी। मतलब एंटी हिंदू तो नहीं था बट हाँ रिलीजियस को इतना टॉलरेट भी नहीं करता था। मिलिट्री सक्सेस बट एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, कई बातें मिलिट्री सक्सेस तो थी बट एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर्स थे। एक्सपेंशन विदाउट कंसोलिडेशन, कि भैया एक्सपेंड करता जा रहा था बट संभाल ही रहा था चीज़ें। तो यहाँ आगे बढ़ रहा था तो दिल्ली हार रहा था। इस बात को समझना, मतलब यहाँ से यह दिल्ली यहाँ आगे बढ़ रहा था मराठास का साइड, तो दिल्ली वाला जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी लोग रिवेल कर रहे थे। तो वही बात है, उसने कंसोलिडेट करके नहीं रखा चीज़ों को। Aurangzeb expanded the Mughal Empire to its maximum extent, but his religious rigidity and prolonged war weakened its foundation. कि समझ गए? ठीक है, कि इसने सारी चीज़ें तो करी बट वही बात है कि दिक्कत आई बाद में कि सारी टेरिटरी वगैरह आपने बढ़ाई, बट इन दी एंड जो होना था वो हुआ और आपका अंत हो जाता है। ठीक है, मुगल एम्पायर यहाँ से खत्म, मुगल एम्पायर खत्म ही होता है। इसके बाद बहुत रूलर्स आते हैं जो मुगल्स के यहाँ पे काफ़ी सारे रूलर्स आएंगे, बट वो वीक रूलर्स होंगे जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर मुगल्स, है ना। जो लेटर मुगल्स आएंगे फिर बाद में हमको इन्फ्लुएंस देखने को मिलने लगेगा इंग्लिश का, यूरोपियंस का, तो फिर खत्म ही है यहाँ से कहानी। बाकी ये वीडियो मैं रिकॉर्डेड करके डाल रहा हूँ, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और मैं थोड़ा, मुझे माफ़ करिए अगर मैं तेज़ बोला, क्योंकि काफ़ी वीडियो लेट हो गई थी तो मुझे टाइम पे डाली थी, 9 बजे मुझे थोड़ा जाना था। तो बाकी मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जब नोट्स आप पढ़ेंगे तो आपको एक ही चीज़ क्लियर हो जाएगी। उम्मीद है कि क्लास 7 में जितना है मैंने आपको उससे काफ़ी ज़्यादा बताया, ताकि आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाए। एक एक रूलर के बारे में मैंने आपको डेप्थ में पढ़ाया, ताकि आपको पूरा आइडिया मिल जाए कि मुगल्स कैसे थे। और पुरानी वीडियोस नहीं देखें तो देख लीजिए। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर नहीं करोगे तो ये आप हो, मतलब ये आप ही हो, मतलब समझ गए, सब्सक्राइब करो इसलिए। और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना प्यारा सा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब देखते हैं कि भैया ये वीडियो रिकॉर्ड हुई कि नहीं हुई।